हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका कंटिन्यू पार्ट होगा टेंस का पार्ट है। और आज हम लोग देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ मूड्स। मूड होता क्या है इसके बारे में आज जानेंगे, ठीक है। क्योंकि पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ कि मैं टेंस के अंदर ही पढ़ाऊँगा इस चैप्टर को, मूड्स को। और ये इतना इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे देता है तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। और लोगों को समझ में भी नहीं आता कि आखिर इसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। अगर आप मूड्स को नहीं जानते ना तो समझो कि ग्रामर में बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, और ग्रामर का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो आप नहीं समझ पाओगे। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि जैसे एक चैप्टर होता है ग्रामर में, एक तो टेंस हो गया खुद ही। टेंस में होता क्या है कि सब्जेक्ट के जो नंबर होता है उसके हिसाब से आप वर्ब को यूज़ करते हो। जैसे मैं बोलूँ कि आई गो, है ना, तो ये वर्ब है, आई के हिसाब से लगा है फर्स्ट फॉर्म वर्ब का। अगर मैं बोलूँ कि ही गोज़, तो ही के हिसाब से आपका गोज़ आ गया है ना। मतलब ए भी फर्स्ट फॉर्म है, ए भी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये फंडामेंटल फॉर्म है जो मैं पहले बता चुका हूँ। मतलब ओरिजिनल फॉर्म, बेसिक फॉर्म है वर्ब का, है ना। ए भी है आपका क्या, इसी का V1 ही है। और वर्ब का मैं 4 फॉर्म बताया हूँ आपको याद करने के लिए, समझने के लिए, है ना। तो कहने का मतलब है कि टेंस अगर आप पढ़ते हो तो उसमें सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से, जैसे ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो टेंस में आप वर्ब को यूज़ करते हो सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से। एक दूसरा चैप्टर आता है सिंटैक्स, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, सिंटैक्स। इसका दूसरा नाम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब अग्रीमेंट। मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का यूज होता है। तो इस तरीके से हम लोग टेंस और सिंटैक्स में देखते हैं। लेकिन मूड्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एक ऐसा भी मूड्स का टाइप होता है जिसमें ये रूल काम नहीं करते। ना उस पर टेंस का कोई असर करता है, ना ही उस पर सिंटैक्स का असर करता है। मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का यूज वहाँ पर नहीं होता। और ख़ास करके सीपीओ में बहुत सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से रिलेटेड, मूड से रिलेटेड। और एनडीए में भी देखा गया है, और सीजीएल के मेंस में भी देखा गया है। प्री में इससे क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं अभी तक, जितना मैं एनालिसिस किया हूँ। तो ध्यान देना कि मूड्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और आपको जानने ही चाहिए किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, देख लो। मूड्स में होता है कि मान लिया जाए आप एक सेंटेंस अक्सर यूज़ करते होंगे, गॉड ब्लेस यू, है ना। क्या यूज़ करते हो, गॉड ब्लेस यू, ऐसा कहते हो। तो गॉड क्या है यहाँ पर, सिंगुलर है ना। मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ तो होना चाहिए था ब्लेसेस, होना चाहिए था ना ब्लेसेस। लेकिन यहाँ ब्लेस क्यों है, तो इसके पीछे के ही कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसी तरीके के एक सेंटेंस यूज़ करते हो, मान लो लीव लॉन्ग, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हो आप लोग, देखो लॉन्ग लीव आवर पीएम। मतलब आप क्या कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो अपने पीएम साहब के लिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लंबी ज़िंदगी जिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है, आवर पीएम जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो उसके लिए तो लीव्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लीव है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ब्लेसेस क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर लीव्स क्यों नहीं हुआ, है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के हिसाब से यहाँ पर वर्ब का यूज़ क्यों नहीं हुआ, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। बस एक शॉर्ट में मैं आपको बताया हूँ। अब ज़रा गौर करना और देखो। अगर कोई पहली बार देख रहे हो इस वीडियो को तो टेलीग्राम में सर्च करना त्रिगीतम, तो आपको 2 ग्रुप मिलेगा आपको, त्रिगीतम फुरियम क्लब और त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल। इन दोनों को आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पर डेली बेसिस पर क्विजेस दिए जाते हैं जिसमें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाओगे। ये नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इस नंबर पे उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है जिसको प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है, जिसमें टास्क दिए जाते हैं। टास्क के हिसाब से ऑनलाइन टेस्ट लिए जाते हैं। और मैं वीडियो इसलिए नहीं ला पा रहा था क्योंकि मैं बहुत बिजी था। धीरे धीरे लाऊंगा। अभी होली में मैं देखो घर जा रहा हूँ और वहाँ भी पता नहीं कितना टाइम दे पाऊँगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, पहले मैं वीडियो बनाता था 20 मिनट की वीडियो बनाता था डेली, और फिर 30 मिनट की बनाता था।
तो उसमें क्या होता था कि एक दिन में प्रिपेयर हो जाते थे कंटेंट और वीडियो भी मैं बना पाता था। लेकिन अब देख रहे हो जैसे टेंस का मैं फंडामेंटल पार्ट दिया, उसमें क्या 1.5 घंटे के क्लास थे और वो बहुत ज़्यादा था, उसमें काट छाट करके मुझे देना पड़ा था। और ये है मोड्स का चैप्टर, तो इसमें भी मुझे लगता है अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। तो इसकी कंटेंट भी तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत है। ऐसा नहीं कि किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया कि भाई ये सब चीज़ें टाइप कर देना, तो ऐसा तो है नहीं। मुझे सब कुछ कहाँ ऐड करना है, कहाँ रिमूव करना है, सब कुछ मुझे खुद से टाइप करना होता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि CGL का जो प्री एग्ज़ाम होगा उससे पहले मैं बहुत कुछ आपको सिखा दूँ, और भरपूर कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। अब ज़रा देखना, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, है ना, आप ज़रा देखना, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट को डील करूँगा। अब ज़रा देख लो कि कैसे कैसे क्वेश्चन है। यहाँ पर है, देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आप लोग ट्राई करना है इसको, ठीक है, पॉज करके आप ट्राई करना, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट बताऊँगा तो समझ में आएंगी बातें कि आखिर मैं किस टॉपिक से रिलेटेड आज कॉन्सेप्ट को सिखाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन, देखो, द मदर आस्क्ड ही सन दैट ही द होम मेड फूड। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक करने हैं आपको। यहाँ पर है ईट, ईट्स, एट, ईटन, है ना। अब यहाँ पर गौर करना, वर्ब्स के दो तरीके से भी कैटेगराइज करते हैं हम लोग। पहला एक जो होता है एक ओरिजिनल फॉर्म, है ना, V1 जिसको कहते हैं। जैसे यहाँ पर ईट है तो ईट क्या है, V1 है, ओरिजिनल फॉर्म है। और ईट्स कहो और फिर एट कहो, ईटन कहो और फिर ईटिंग कहो, तो ये सारे क्या है, डिराइव्ड फॉर्म हैं, ये सारे कहलाते हैं डिराइव्ड फॉर्म, ठीक है। तो जब भी मैं अगर ओरिजिनल फॉर्म की बातें करूं तो समझ जाना कि V1 ईट जो है, ये वाला ईट है ना, और ये सारे इसके डिराइव्ड फॉर्म हैं। तो जब भी ओरिजिनल फॉर्म की बात कहूँ तो समझ जाना ये वाला वर्ब के बारे में मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि मदर अपने बेटे से पूछती है कि वो होममेड फूड को खाया कि नहीं, है ना। अब क्वेश्चन पूछ रही है या क्या कर रही है, ये आपको ध्यान देना है, और आपको यहाँ क्या करना है, ट्राई करना है कि कौन सा आंसर होगा। तो आप ज़रा गौर करोगे कि ही है यहाँ पर सब्जेक्ट, इसके हिसाब से वर्ब लगना चाहिए ईट्स, लेकिन यहाँ पर ईट्स नहीं होगा, सिंपली ईट होगा। क्यों होगा भाई, इस पर ज़रा आपको गौर करना है और आपको समझना है। अगर आपको आती हैं चीज़ें तो आप मुझे बताओ। इसी तरीके से सेम सेंटेंस है, थोड़ा सा फ़र्क है, ऑप्शन भी सेम है। अब आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पर नेक्स्ट है, द मदर आस्क्ड हिज सन वेदर ही द होम मेड फूड। ईट होगा, ईट्स होगा, ईट होगा, ईटन होगा। अब अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पर वेदर एक वर्ड आया है ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या आया था, दैट आया था, और यहाँ पर आया है वेदर। लेकिन हम लोग दैट और वेदर के ऐसा नहीं याद करेंगे, इसको क्वेश्चन को सीधा रट्टा नहीं मारना है कि दैट आ गया तो वहाँ पर वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म लगेगा, वेदर आ गया तो वहाँ पर हम लोग ये सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। इसके पीछे के कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से आज के बाद ना, मतलब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे दे आपके एग्ज़ाम में, आप कभी भी मिस्टेक नहीं करने वाले हो, क्योंकि मैं इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा इससे रिलेटेड कि आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ करके। आप देखना क्लास के लास्ट तक कि कितना कुछ आप सीखते हो, और सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे, सारे के सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। देख लो, ही के हिसाब से ही यहाँ पर ईट्स लगेगा, यहाँ पर ईट नहीं होगा, जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में सिंपली ईट लगेगा। एक दो और क्वेश्चन देख लो, अब ट्राई करना। ये CPO में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या है, ये बोला है इट इज़ इम्पेरेटिव दैट द पासपोर्ट कैरीज योर फोटो। यहाँ पर क्या है, ये कह रहा है कि यह बहुत ही ज़रूरी है, मैंडेटरी है आपके लिए कि पासपोर्ट के साथ क्या होना चाहिए, आपका फ़ोटो लगा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है, द पासपोर्ट है, तो द पासपोर्ट है सिंगुलर, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके हिसाब से कैरीज तो सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कैरीज गलत है, यहाँ पर सिंपली कैरी होना चाहिए। क्यों हुआ ऐसा, ये आप ज़रा ट्राई करो, मैं सब कुछ तो सिखाने वाला हूँ। इसी तरीके से है, यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पर है द केस डजंट रिक्वायर दैट ही इज़ प्रेजेंट, कि केस की ऐसी आवश्यकता नहीं है कि वो बंदा वहाँ पर प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर इज़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इज़ गलत है ही के हिसाब से, यहाँ पर सिंपली बी होना चाहिए। और ये बी क्या कहलाता है, आप ये खुद में अपने वर्ब फॉर्म का ओरिजिनल फॉर्म है ना, और इज़ इसका ड्राइव्ड फॉर्म है, इज़, आर, एम, वर, वॉज, ये सब जो है वो बी के ही ड्राइव्ड फॉर्म्स होते हैं। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ टेंस के फंडामेंटल क्लास में। अब सीधा उसका एप्लीकेशन है, जो मैं फर्स्ट क्लास में बताया हूँ, सीधा उसका एप्लीकेशन है।
तो ये सारे क्वेश्चन के आप लोग ट्राई करो। इसी तरीके से है, देखो यहाँ पर है गरिमा सेड टू हिम हेल्प योर फ्रेंड्स। अब इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। अब देखो ज़रा इसमें से कौन सा करेक्ट है ना, ये आप कोशिश करना। ये सारे क्वेश्चन हैं और काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन समझे जाते हैं इसको, लेकिन आज के बाद आप देखोगे कि कितने अच्छे इसके कॉन्सेप्ट हैं और कैसे मैं आपके दिमाग में बिठा देता हूँ। ठीक, बहुत अच्छे से समझ आओगे, बहुत स्मूथली समझोगे आप। तो ट्राई करो वो सब क्वेश्चन के। वैसे तो टोटल क्वेश्चन मुझे लगता है कि 20 से ज़्यादा ही क्वेश्चन हैं। मैं सारा कराने वाला हूँ, सबके पीछे के कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। और आज के बाद ऐसा नहीं कि दोबारा मूड्स को पढ़ने की ज़रूरत पड़े। मूड्स में भी एक मूड्स को पढ़ाने वाला हूँ आज, जिसको कहते हैं प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, है ना। और पास्ट सब्जंक्टिव मूड जो होता है वो हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे उसके बीच हम लोग करेंगे उसको। देख लो, अब हम लोग एक चीज़ क्लियर कर दें कि मूड भी एक वर्ब का फॉर्म होता है और टेंस भी आपका एक वर्ब का फॉर्म होता है। दोनों में अंतर जो है वो हमें समझना ज़रूरी है। इसी तरीके से हम लोग समझे थे कि वॉइस, है ना, फर्स्ट क्लास में बताया था कि वॉइस भी है एक वर्ब का फॉर्म। तो आज बेसिकली हम लोग दोनों के बीच डिफरेंस देख लेते हैं एक बारी और। यहाँ पर बोला है कि मूड क्या है, देख लो। वर्ब फॉर्म विच एक्सप्रेसेस द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड मूड। कि वर्ब का वैसा फॉर्म, वर्ब के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, ये मैं बता दिया हूँ ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में, और आज भी बताया कि एक तरह से और भी कैटेगराइज कर सकते हैं वर्ब को। पहला ओरिजिनल फॉर्म, दूसरा उसका डिराइव्ड फॉर्म। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है कि वर्ब का वैसा फॉर्म जिससे जो स्पीकर होता है, हम किसी चीज़ को बोल रहे होते हैं और फिर लिख रहे होते हैं, तो उसका इंटेंशन क्या है, उसका इरादा क्या है बोलने का, वो किस नज़रिए से किस चीज़ को बोलता है, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं क्या, मूड्स कहते हैं। सब कुछ समझने वाले हो आप मूड्स के अंदर आज। नेक्स्ट होता है कि वर्ब का वैसा फॉर्म जो किसी स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम को रेफ़र करे उसको कहते हैं टेंस। ठीक, तो बेसिकली टेंस और मूड जो है वो वर्ब के फॉर्म होते हैं और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। सिंपल सी बात है कि वर्ब के फॉर्म होते हैं। अगर इंटेंशन को रेफ़र करे तो मूड कहलाता है, अगर वो टेंस को और फिर स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम को रेफ़र करे तो वो टेंस कहलाता है। ठीक, अब ज़रा देखो, अब 3 तरह के होते हैं मूड। देख लो क्या क्या होते हैं। पहला है इंडिकेटिव मूड, दूसरा है इम्पेरेटिव मूड, और तीसरा कहते हैं सब्जंक्टिव मूड। इसको आप याद कर लो, अभी याद कर लो। मैं कैसे बताया था आपको फर्स्ट क्लास में ही कि केमिस्ट्री आप पढ़ते हो तो उसमें कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिसको आपको जानने बहुत ज़रूरी होते हैं, उसके डेफिनेशन। और उसका डेफिनेशन आप जान जाते हो तो बाद में उसका सीधा सीधा इम्प्लीमेंटेशन होता है आपके फर्दर क्लासेस में। तो इसी तरीके से ये भी क्लास है, टेंस के क्लास। इसमें से ये सारे जो वर्ड आते हैं सब्जंक्टिव मूड, तो इसके डेफिनेशन को समझना और याद रखना दिमाग में, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए अभी आप याद कर लोगे कि कितने प्रकार के मूड्स होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला इंडिकेटिव मूड, दूसरा इम्पेरेटिव मूड और तीसरा सब्जंक्टिव मूड। ठीक, तीनों को ध्यान से समझना। अब इंडिकेटिव मूड होता क्या है? इंडिकेटिव मूड होता है कि कुछ ऐसे वर्ब के फॉर्म होते हैं जो स्टेटमेंट्स को शो करता हो और फिर फैक्ट्स को शो करता हो और फिर किसी के ओपिनियन को और फिर कोई क्वेश्चन को शो करता हो, तो उसको कहते हैं हम लोग इंडिकेटिव मूड। ठीक है, अब यहाँ पर समझो कि स्टेटमेंट्स और फैक्ट्स का क्या मतलब है यहाँ पर। तो मान लिया जाए कोई भी एक स्टेटमेंट है, जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल लिया हूँ कि गरिमा गोज़ टू स्कूल एवरी डे। मतलब ये मेरा ओपिनियन तो है नहीं, वो जाती है मतलब जाती है स्कूल, है ना, एवरी डे स्कूल जाती है। तो इसको क्या कहेंगे कि ये सिंपली एक आपका स्टेटमेंट है या फिर फैक्ट है। फैक्ट का मतलब सच्चाई है। ठीक, एक ये ट्रूथ है। अब यहाँ पर देखो, नेक्स्ट है आपका द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये क्या है आपका, सन के चारों ओर अर्थ का रिवॉल्व होना, ये क्या है, ये भी आपका फैक्ट है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है गरिमा वर्क्स वेरी हार्ड। तो हम अगर इसके स्पीकर हैं, अगर हम इस चीज़ को बोलना चाह रहे हैं कि गरिमा बहुत ही हार्ड वर्क करती है, तो क्या ये फैक्ट है, सच्चाई है? देखिए, ये सच्चाई हो सकता है ना, लेकिन ये सच्चाई क्यों नहीं है? मान लिया जाए कोई बंदा ऐसा है जो हमेशा ही हार्ड वर्क करता है, तो ये फैक्ट हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि मेरे हिसाब से वो बहुत हार्ड वर्क करे, दूसरे के हिसाब से वो हार्ड वर्क नहीं हो सकता है, उससे भी ज़्यादा कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो हार्ड वर्क को करता हो, उससे भी ज़्यादा। तो उसके लिए तो ये गरिमा बहुत वेरी हार्ड नहीं कर रही है वर्क को, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये मेरा ओपिनियन है, किसके लिए, गरिमा के लिए। तो ये आपका ओपिनियन हो गया। नेक्स्ट आपका
शी इज़ द मोस्ट मिस्चीवियस गर्ल इन द क्लास। अब कह रहे हैं, मान लिया जाए कोई ऐसी स्टूडेंट है जो काफ़ी मिस्चीवियस है, काफ़ी शरारती है क्लास में, तो ये मेरा उसके लिए ओपिनियन है। हो सकता है मैं उसके लिए कंप्लेन करूं उसके पेरेंट्स से, तो उनके पेरेंट्स क्या कहें कि नहीं मेरा बच्चा तो बहुत सीधा साधा है भाई, है ना। तो अपना अपना ओपिनियन है ना उसके प्रति, तो ये आपको आपका ओपिनियन को शो कर रहा है कि शी इज़ द मोस्ट मिस्चीवियस गर्ल इन द क्लास। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डज गरिमा गो टू स्कूल एवरी डे। अब ज़रा देखो, यहाँ पर गरिमा वर्क्स वेरी हार्ड, ये ओपिनियन था। यहाँ पर डज गरिमा गो टू स्कूल एवरी डे, और यहाँ था गरिमा गोज टू स्कूल एवरी डे, ये स्टेटमेंट है, ये ओपिनियन है, और ये आपका क्वेश्चन है। तो कैसे समझेंगे, कोई भी सेंटेंस अगर दिया हो स्टेटमेंट और फैक्ट, और स्टेटमेंट और फैक्ट का मतलब होता है सच्चाई, ओपिनियन मतलब वो मेरा ओपिनियन है, उसके लिए वैसा मेरा विचार है, मैं वैसा विचार उसके लिए अपने दिमाग में रखता हूँ, या फिर कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, तो ये सारे कहलाते हैं क्या, ये सारे कहलाते हैं इंडिकेटिव मूड। ठीक, मतलब वो वाला जो वर्ब है वो क्या कहलाएगा कि वो इंडिकेटिव मूड में है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझनी थी इंडिकेटिव मूड में। अब जरा बात करते हैं इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट कि इम्पेरेटिव मूड होता क्या है। तो इम्पेरेटिव मूड ऐसा होता है कि वर्ब का ऐसा फॉर्म जो डायरेक्ट कमांड, ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस या फिर प्रेयर को शो करे। देखो याद कर लेना कि इंडिकेटिव मूड में हम लोग किसकी बातें करते हैं, वर्ब के वैसे फॉर्म जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को बताए, ओपिनियन को बताए या फिर क्वेश्चन को बताए। इम्पेरेटिव मूड में आपको क्या ध्यान देना है कि या तो वो कमांड को बता रहा होगा, ऑर्डर को बता रहा होगा, रिक्वेस्ट, एडवाइस या प्रेयर को बता रहा होगा, उसको क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव मूड। और यहाँ पर इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या आपको ध्यान देना है कि इसके पहले लिखा हुआ है डायरेक्ट। समझ रहे हो, इस डायरेक्ट वर्ड को मत भूलना। और मैं समझाऊंगा कि डायरेक्ट को पहचानते कैसे हैं और इनडायरेक्ट को कैसे पहचानते हैं, बहुत स्मूथली समझाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से आप समझ भी जाओगे। तो इम्पेरेटिव मूड वैसे वर्ब के फॉर्म्स को कहते हैं जो जिससे पता चलता है डायरेक्ट कमांड, डायरेक्ट ऑर्डर्स, डायरेक्ट रिक्वेस्ट या फिर डायरेक्ट एडवाइस या डायरेक्ट प्रेयर को, है ना। अब जरा देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि वेट देयर। वेट देयर का मतलब है कि वहाँ पर इंतज़ार करो, है ना। तो ये है आपका डायरेक्ट कमांड, आप किसी को कमांड दे रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो एक तरह से। फिर कह रहे हो कम हियर, मतलब डायरेक्ट कमांड है। रन फास्ट, आप ऑर्डर कर रहे हो कि तेज़ी से दौड़ो, है ना। डोंट ओपन द डोर प्लीज़, मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, है ना, कि डोंट ओपन द डोर। नेक्स्ट है डोंट डिस्टर्ब मी, ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट है। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ये डायरेक्ट एडवाइस है। ट्राई टू डू बेटर, ये डायरेक्ट एडवाइस है। हैव मर्सी अपॉन अस, मतलब हमारे ऊपर कृपा रखो, है ना, दया रखो, ये डायरेक्ट प्रेयर है। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट है। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स लिया हूँ ताकि आप समझो कि कौन सा कमांड है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है या प्रेयर है। ठीक है, और इन चीज़ों को देखते आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये किस में होना चाहिए था, इम्पेरेटिव मूड में। अब देखो इम्पेरेटिव मूड के पहचानने के तरीके अब मैं आपको बताता हूँ। इतने सारे सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, किसी में सब्जेक्ट का पता चला है क्या कि ही वेट देयर या फिर यू वेट देयर, ही कम्स हियर या यू कम हियर, ऐसा तो इसका पता नहीं चला है। तो समझ जाना कि इम्पेरेटिव मूड जो होता है या फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या प्रेयर तो होते ही हैं, लेकिन उसमें साथ में आपको ध्यान देना होता है कि उसका सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा ही अंडरस्टूड होता है, वो हमेशा ही वहाँ पर छुपा होता है, उसको डायरेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो और सेकेंड पॉइंट क्या है कि इम्पेरेटिव मूड में या फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस वाले में सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा ही सेकेंड पर्सन यू होता है ना। और सेकेंड पर्सन में वैसे भी कोई दूसरा नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड पर्सन में यू ही होता है ना। और ये यू हमेशा अंडरस्टूड होता है, इसको लिखा नहीं जाता। तो जब भी यहाँ पर कोई चीज़ लिखा ना जाता हो और उससे कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या प्रेयर से का पता चले तो समझ जाना कि वो इम्पेरेटिव मूड में है। ठीक, दूसरी बात है यहाँ पर डायरेक्ट को लेकर के, कैसे पता चलेगा कि कोई कमांड डायरेक्ट है या फिर कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या प्रेयर डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। तो अगर वो सेंटेंस इम्पेरेटिव मूड में हो या फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो वहाँ पर समझा जाता है कि वो कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या प्रेयर जो होता है वो डायरेक्ट होता है। ठीक है, अगर वो सेंटेंस असर्टिव हो, देखो असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, एक दफ़ा समझ लो आप।
असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, दोनों को मिल करके कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, लेकिन आपको यहाँ शॉर्ट में ध्यान रखना है कि असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है दोनों तरह के सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस से कैसे डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच। तो यहाँ पर मैं समझा दिया कि इम्पेरेटिव मूड में जो होता है वो सब्जेक्ट का पता नहीं चलता, वहाँ पर सब्जेक्ट को लिखा नहीं जाता, वो हमेशा ही यूँ ही होता है ना। जो लिसनर होता है जिस चीज़, जैसे यहाँ पर मैं बोला वेट देयर, तो कोई लिसनर तो होगा, मैं अगर मैं स्पीकर हूँ तो कोई लिसनर भी होगा, तो वो लिसनर हमेशा यूँ ही होता है। लेकिन असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो आपका स्पष्ट रूप से पता चल रहा होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब ये भी नेगेटिव है, देख लो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, लेकिन पहचानने का तरीका क्या है कि इन सेंटेंस में सब्जेक्ट को नहीं लिखा जाता, वो अंडरस्टूड होता है, और सब्जेक्ट हमेशा ही, लिसनर हमेशा ही यू ही होता है, ठीक। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और असर्टिव सेंटेंस में अगर आपका कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस अ प्रेयर रहे, तब वहाँ पर माना जाता है कि वो जो एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, अ प्रेयर है वो इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कैसे याद रखने हैं आपको, अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में हो तो वो डायरेक्ट कहलाएगा, अगर असर्टिव सेंटेंस में हो तो वहाँ पर क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट कहलाएगा। बस इतना ही इसके पहचानने के तरीके हैं। अब देख लो थर्ड क्या होता है। थर्ड तरह के बोला कि सब्जंक्टिव मूड होता है, और सब्जंक्टिव मूड में भी होता है प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड और दूसरा होता है पास्ट सब्जंक्टिव मूड। पास्ट सब्जंक्टिव मूड को हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब टेंस के बहुत अंदर तक हम लोग घुस जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज है इसका, और सीधा सीधा उससे कंपेयर करके आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप सारा कुछ कंफ्यूज कर जाओगे। और मैं क्या बताया था कि जैसे ही टेंस और मोड्स कंप्लीट हो जाते हैं एक साथ, उसके बाद सीधा हम लोग कंडीशनल को पढ़ेंगे, कंडीशनल आने कंडीशनल सेंटेंसेस को, है ना, इफ़, अनलेस, अनटिल वाले जो सेंटेंस होते हैं उस तरीके के सेंटेंस को पढ़ेंगे। इसलिए उसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि मूड्स में भी आप देखते हो कंडीशन वाले, टेंस में भी पढ़े होगे कंडीशन वाले सेंटेंसेस को, लेकिन कंडीशनल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अगर इन तीनों को एक साथ नहीं पढ़ोगे ना तो आप हमेशा ही कंफ्यूज्ड रहोगे, हमेशा। इसलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही मैं इन तीनों चैप्टर को एक साथ पढ़ाने वाला हूँ, और बहुत ही मेजर टॉपिक है। मैं देखो एक बात बता देता हूँ, ग्रामर का जो सार है ना, जो मैथ्स के तरह कॉन्सेप्ट है, जिसको अगर आप आज पढ़ते हो तो कल के अगले के चैप्टर में उसका इम्प्लीमेंट करते हो, तो जो सार है ना इस तरीके के ग्रामर के, वो 3-4 टॉपिक में ही है। पहला तो आपका टेंस हो गया, इसके साथ आप मूड्स को देख रहे हो, फिर आपका कंडीशनल, ठीक है, इसको आपको अलग से नहीं देखने, इसको समझो कि एक टॉपिक है, ये एक टॉपिक है। सेकेंड टॉपिक है आपका वॉइसेस, वॉइसेस मतलब कौन सा वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तीसरा होता है आपका जो पढ़ते हो जिसको नैरेशन कहते हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। 3 टॉपिक हो गए ये। चौथा जो टॉपिक है वो क्या होता है आपका 4th नंबर का टॉपिक, अगर देखो, हाँ बस मुझे लगता है बस ये 3 ही टॉपिक हैं। ये 3 टॉपिक अगर आप अच्छे से समझ जाते हो ना, तो कोई भी मेजर एग्ज़ाम है जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सीजीएल का मेंस हो गया 200 मार्क्स के होते हैं, सीपीयू का मेंस हो गया 200 मार्क्स पूछे जाते हैं, एनडीए का एग्ज़ाम हो गया, इस जो मेजर एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बस इन्हीं तीनों टॉपिक से पूछा जाता है। और इन तीनों टॉपिक को समझ गए ना तो समझो कि 60% आप ग्रामर को आसानी से हैंडल कर लोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इन्हीं तीनों टॉपिक को समझा जाता है। और इन तीनों टॉपिक पर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस होगा। पढ़ाने के टाइम में भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करने हैं, और ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट को डील करने हैं ऑनलाइन टेस्ट में भी, ठीक। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि अभी आपको लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है इस टॉपिक को, है ना, क्योंकि इस तरीके से आप कभी पढ़े नहीं होगे। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखे थे कि मोस्ट कन्फ्यूजिंग ग्रामर रूल्स का एक सीरीज़ आया हुआ है। तो मोस्ट कन्फ्यूजिंग ग्रामर रूल्स क्यों मैं उसका नाम दिया, इसी वजह से, ताकि आप कभी भी बीच में कंफ्यूज ना करो। कोई भी अगर कॉन्सेप्ट कॉन्ट्राडिक्ट करता है बीच में तो आप वहीं पर क्लियर कर पाओ, ठीक है। तो बस इन तीनों टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। अब ज़रा देख लो, सब्जेक्टिव मूड के ऊपर हम लोग आते हैं।
यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर कह रहा है कि प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड है और पास्ट सब्जंक्टिव मूड। पास्ट सब्जंक्टिव मूड वैसे वर्ब के फॉर्म होते हैं जिससे इमेजिनेशन का पता चले, इम्प्रोबेबिलिटीज़ का पता चले, या फिर कोई गेस कर रहा हो किसी चीज़ का, या फिर कोई अनरियलिटी की बातें कहे, तो वो कहलाता है पास्ट सब्जंक्टिव मूड में, है ना। वो वर्ब के फॉर्म्स कहलाते हैं पास्ट सब्जंक्टिव मूड। इसको हम लोग देखेंगे टेंस के अंदर जब काफ़ी गहराई से प्रवेश करेंगे उसके बाद, ठीक है। लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं जो मेजर टॉपिक है आज का, वो है आपका प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड होता क्या है ये देख लो। तो वर्ब के ऐसे फॉर्म जो रेफर करे किसी नेसेसिटी को, नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट का मतलब आवश्यकता को, है ना। दूसरा, इनडायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस, कमांड, डिमांड, ऑर्डर, अ प्रेयर को। अब यहाँ पर इससे पहले हम लोग पढ़े थे इंडिकेटिव मूड में क्या, कि वो होना चाहिए कि इंडिकेटिव मूड में, और हम लोग देखें इंपेरेटिव मूड में, है ना। इंडिकेटिव मूड अभी याद कर लो कि स्टेटमेंट, फैक्ट्स, ओपिनियन, अ क्वेश्चन होना चाहिए। इंपेरेटिव मूड में देखें डायरेक्ट, कमांड, ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रेयर। अब इसी चीज़ को कमांड, ऑर्डर, प्रेयर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रेयर जो है वो भी कहाँ है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में। लेकिन वहाँ पर डायरेक्ट की जगह पर इनडायरेक्ट है। और मैं अभी पहचानने का तरीका बता दिया कि कैसे पहचानोगे डायरेक्ट है। तो अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में इस तरीके से आ जाए तो समझ जाना वो डायरेक्ट है, और अगर असर्टिव सेंटेंस में यानी पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में रहे तो समझ जाना कि वहाँ पर इनडायरेक्ट, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस है, ठीक। तो अब यहाँ पर देख लो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड मतलब वर्ब का वैसा फॉर्म जो नेसेसिटी या रिक्वायरमेंट को शो करे, या फिर इनडायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस, कमांड, डिमांड, रिक्वेस्ट, अ प्रेयर को शो करे, तो उसको कहते हैं, उस वर्ब के फॉर्म को कहते हैं कि प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में है। अब यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, क्या देख लो। यहाँ पर है कि प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में वर्ब हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में रहता है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो या टेंस कोई भी हो। तो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता क्या है, मान लिया जाए ही के साथ आपका गोज लगता है इन जनरल जब टेंस पढ़ते हो। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का वहाँ पर नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट का पता चले, या किसी ऑर्डर, एडवाइस, कमांड, डिमांड, रिक्वेस्ट, अब प्रेयर का पता चले, और अगर वो इनडायरेक्ट में है तो ही के साथ आपको गोज नहीं गो लगाना पड़ेगा, है ना। कब लगाना पड़ेगा ये मैं समझाता हूँ। देख लो। तो यह यहाँ पर कह रहा है कि वो बेसिक फॉर्म में होगा, ओरिजिनल फॉर्म में होगा, V1 फॉर्म में होगा, है ना। इसके डिराइव्ड फॉर्म में नहीं होंगे, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, टेंस कोई भी हो। सबको समझने वाले हैं। पास्ट सब्जंक्टिव मूड का अभी देख लो एक, कि इमेजिनेशन को शो करता है, इम्प्रोबेबिलिटीज, गेस, अनरियलिटी को, मतलब वर्ब्स के वैसे फॉर्म जिससे इमेजिनेशन का पता चले, अनरियलिटी का पता चले, उसको कहते हैं पास्ट सब्जंक्टिव मूड। अब यहाँ पर हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड को हम लोग पढ़ने चले हैं, और इससे रिलेटेड जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं, ध्यान देना कि एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर डील करने वाले हैं। लेकिन जब मैं कॉन्सेप्ट को डील कर रहा होऊंगा, आपको बस उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है, ना उसके पीछे ध्यान देना है, ना उसके आगे, नहीं तो आप सीख नहीं पाओगे। कहने का मतलब है कि एक सेंटेंस में मान लो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ गए, और मुझे ये इस पोर्शन को बताना है, तो ना इसके पीछे वाले ध्यान देना है आपको, ना आगे ध्यान देना है। तीनों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम जहाँ पर बता रहे हैं आपका फोकस वहीं होना चाहिए, ठीक। देख लो फर्स्ट क्या कह रहा है कि प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में वर्ब हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में रहता है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो या टेंस कोई भी हो। पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है। और ओरिजिनल फॉर्म होता क्या है, मान लिया जाए गो है, गोज है, वेंट है, गोन है, गोइंग है, ये सारे क्या हैं, वर्ब के फॉर्म्स है, गो का फॉर्म्स है, ठीक। तो इसमें कौन है ओरिजिनल फॉर्म, ये वाला है ओरिजिनल फॉर्म, और ये चारों क्या है, इसके डिराइव्ड फॉर्म है, ठीक। तो यही कह रहा है आपसे। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। इसके पहले हम लोग डिस्कस किए किसका, इंपेरेटिव मूड का, और उससे भी पहले हम लोग किसका देखें, तो एक दफ़ा देख लो इंडिकेटिव मूड प्लस इंपेरेटिव मूड। यहाँ पर क्या है, इंडिकेटिव मूड में हम लोग क्या करेंगे, जिसका भी यूज किए हैं वर्ब का, वो किसके हिसाब से लगा है, वो आपका लगा है ये सारे जो वर्ब हैं, है ना, ये सारे जो वर्ब हैं ये यूज हुआ है सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से और टेंस के हिसाब से। तो इंडिकेटिव मूड में जो भी वर्ब यूज होगा वो सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से या टेंस के हिसाब से यूज होगा। लेकिन प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में ऐसा नहीं होगा,
वहाँ पर क्या होगा, हमेशा ही आपका जो वर्ब आएगा वो आपका ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, ये यहाँ पर कहने का मतलब है। ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है देख लो। सेकेंड कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे पहचानेंगे हम लोग, है ना। डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट है, जो अभी अभी हम लोग पढ़े कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्ब जो है वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट, एडवाइस और फिर ऑर्डर को शो करता है, और फिर कैसे पता चलेगा कि वो रिक्वेस्ट, एडवाइस या ऑर्डर जो है वो इनडायरेक्ट है। तो सिंपल सी बात है, पहले भी बता चुका हूँ कि अगर सेंटेंस इम्पेरेटिव हो तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डायरेक्ट रिक्वेस्ट, एडवाइस या ऑर्डर। और अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव नहीं असर्टिव, असर्टिव में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं, तो वहाँ पर समझ जाना कि वो रिक्वेस्ट, एडवाइस या ऑर्डर इनडायरेक्ट में है। बस इतनी सी बात है। फिर कैसे पहचानोगे कि कौन सा इम्पेरेटिव में है, तो जाहिर सी बात है कि इम्पेरेटिव वाले सेंटेंस कभी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता, उसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, सब्जेक्ट जो लिसनर होता है वो हमेशा ही यू होता है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है, वो हमेशा वर्ब से। और जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो इन जनरल किससे स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट से, है ना, अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हो कि सब्जेक्ट जो है वो हमेशा ही अंडरस्टूड है, वो हमेशा यू होता है, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में जब भी देखने को मिले समझ आना कि वो वाला रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर जो है वो डायरेक्ट है। अगर असर्टिव सेंटेंस में हो, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, तो उसमें आने वाले रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर जो है वो हमेशा इनडायरेक्ट होता है। इस 2 पॉइंट को याद रखना बहुत ज़रूरी है, वरना आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। और अभी ध्यान में रख लो, ठीक है, बहुत बड़ी बात तो है नहीं, सब कुछ बता दिया कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे होगा, तो वो वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा, है ना, वर्ब से स्टार्ट होगा, प्लस इसमें जो है लिसनर, इसमें जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड होता है, हमेशा यू होता है। और ये सारे एग्जाम्पल को हम लोग पहले ही डील कर चुके हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या है देखो कि कैसे समझोगे कि असर्टिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर है गॉड ब्लेस यू, है ना, तो ये इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट है। कैसे पता चला, तो यहाँ पर सब्जेक्ट साफ साफ नज़र आ रहा है ना, तो सब्जेक्ट साफ साफ नज़र आ रहा है, तो क्या पता चल गया कि ये सेंटेंस जो है वो असर्टिव सेंटेंस में है ना। यहाँ पर भी आई सजेस्ट दैट ही टेक रेगुलर मेडिसिन, टेक्स नहीं है ही आने के बावजूद भी, सारा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, लेकिन अभी ध्यान क्या देना है, अभी क्या बताया था कि जिस पॉइंट को मैं बताऊंगा वहाँ पे आपको फोकस करना है कि ये असर्टिव सेंटेंस कैसे है और इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट कैसे है और ऑर्डर एडवाइस कैसे है, और वो भी इनडायरेक्ट में। तो देख लो, इनडायरेक्ट में इसलिए है क्योंकि सेंटेंस असर्टिव में है। सेंटेंस असर्टिव में है, इसका कैसे पता चला, क्योंकि इसका सब्जेक्ट साफ साफ नज़र आ रहा है, यहाँ पर गॉड है, यहाँ आई है, यहाँ त्रिगीतम सर है ना। अगर डायरेक्ट नहीं पता चलता, मतलब यहाँ पर ये चीज़ अंडरस्टूड होता या फिर नहीं लिखा गया होता, तो समझ जाते कि वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में है ना। तो ये भी समझ गए कि असर्टिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या फ़र्क है। तो यही बात मैं आपको समझा रहा था यहाँ पर कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा रिक्वेस्ट, एडवाइस और ऑर्डर जो है वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट तब होगा जब इम्पेरेटिव सेंटेंस में होंगे, और इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, जब वो सेंटेंस आपका सीधा वर्ब से स्टार्ट हो, पहला चीज़। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर यू हमेशा लिसनर होता है, जो अंडरस्टूड होता है, उसको लिखा नहीं जाता। और असर्टिव सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे, उसका जो सब्जेक्ट है वो साफ साफ आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक, अब ज़रा बात करते हैं आगे के कॉन्सेप्ट को। आगे के कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 3 कि अगर किसी क्वेश्चन वाले डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज किया गया है तो भी वह इनडायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन का ही बोध कराता है। क्या मतलब है देखो, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि क्वेश्चन वाले को कैसे डील करते हैं हम लोग। डायरेक्ट स्पीच अगर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे आर यू अ स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच में है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो ज़रा देखो, ये क्वेश्चन में है ना, लेकिन इसको हम लोग अगर इनडायरेक्ट में लिखते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को हटा दिया जाता है। तो आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन वाले को अगर इनडायरेक्ट में लिखा जाता है तो वो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, तो बिल्कुल वो तो पॉजिटिव में लिखा जाता है, फुल स्टॉप के साथ उसको एंड किया जाता है। लेकिन ये सेंस जो देता है, वो जो बोध कराता है, वो भी क्वेश्चन का बोध कराता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या सिंपल सा फंडा है यहाँ पे कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को डील करते हो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में, तो वहाँ पर या तो इफ़ यूज होता है या फिर वेदर यूज होता है ना। दूसरे सेंटेंस को अगर कन्वर्ट करते हैं हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में, तो उसमें इफ़ और वेदर का यूज नहीं किया जाता,
सिर्फ क्वेश्चन वाले में यूज किया जाता है इफ़ अ वेदर का। तो इफ़ और वेदर वाला जैसे भी इनडायरेक्ट स्पीच आ गया वो समझ आना कि क्वेश्चन का बोध कराता है। और यहाँ पर क्वेश्चन की बातों को क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी अभी हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जब भी कोई वर्ब का फॉर्म फैक्ट, ओपिनियन या फिर क्वेश्चन को शो कर रहा हो, है ना, जब भी कोई वर्ब का फॉर्म फैक्ट, ओपिनियन या क्वेश्चन का बोध कराता हो, रेफर कर रहा हो, तो उसको हम लोग इंडिकेटिव मूड में लिखते हैं। तो यही वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आया था ना एक वर्ड कि क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे, इसलिए ये कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। मतलब अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है फिर भी आपको समझना है कि ये क्वेश्चन का बोध करा रहा है ना। और जैसे ये क्वेश्चन हो जाएगा उसको हम लोग इंडिकेटिव मूड में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिकेटिव मूड में कब लिखते हैं हम लोग, जब वो सेंटेंस फिर वो वर्ब जो है वो आपका रेफर कर रहा होता है किसी फैक्ट, ओपिनियन या क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन को शो कर रहा होता है, इसको भी लिखेंगे इंडिकेटिव मूड में। और इंडिकेटिव मूड में किसी भी चीज़ को सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से लिखा जाता है किसी वर्ब को, और फिर टेंस के हिसाब से वर्ब को यूज़ किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर समझ गए आप लोग कि क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्यों इस क्वेश्चन वाले कॉन्सेप्ट को मैं बता रहा हूँ। क्योंकि इंडिकेटिव मूड में हम लोग देखे थे कि वर्ब का वैसा फॉर्म जो फैक्ट, ओपिनियन और क्वेश्चन को रेफर करे। और क्वेश्चन को पहचानने का तरीका एक ये भी है जो कि अक्सर लोग नहीं समझ पाते और इससे रिलेटेड क्वेश्चन में दे दिया जाता है, तो नहीं समझ पाते कि इसको किस मूड में रखा जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहने का मतलब था, जैसे यहाँ पर था ही सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट, ये डायरेक्ट स्पीच में है, इसको इनडायरेक्ट में यूज करेंगे तो दो तरीके से बनेगा। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज अ स्टूडेंट, और फिर ही आस्क्ड मी वेदर आई वॉज अ स्टूडेंट, है ना। ये फुल स्टॉप है, इसके बावजूद भी ये किस चीज़ को शो कर रहा है, क्वेश्चन को शो कर रहा है। तो अगर डायरेक्ट यहाँ पर ध्यान देना होगा कि अगर ये इनडायरेक्ट स्पीच में है तो कहीं ये किसी डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन रहा होगा। कैसे पहचानेंगे, जब इसमें इफ़ या वेदर आ गया तो समझ आना कि ये क्वेश्चन को ही शो कर रहा होता है। और क्वेश्चन जैसे समझ में आ गया आप समझ जाओगे कि ये इंडिकेटिव मूड में लिखा जाता है। इंडिकेटिव मूड में कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से और फिर टेंस के हिसाब से वर्ब को यूज किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना था। अब यहाँ पर बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 के। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या है देख लो, कह रहा मॉडल्स में जैसे विल, शैल और फिर शुड और मस्ट ये सब यूज़ करते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम लोग शुड और मस्ट को ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी अभी क्या पढ़े, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में कि नेसेसिटी और फिर किसी रिक्वायरमेंट की बात कह रहा हो तो वहाँ पर किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का। लेकिन अगर शुड और मस्ट का यूज है तो भी इससे पता चलता है किसी चीज़ का नेसेसिटी होने का, है ना। जैसे कहते हैं तुम्हें ये चीज़ करना चाहिए या फिर तुम्हें ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए, मस्ट करना चाहिए, तो वो नेसेसिटी को शो कर रहा होता है। तो उसी के बेस पर ये कॉन्सेप्ट देख लो। ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि मॉडल्स और मूड्स का फंक्शन सेम ही होता है। मतलब क्या है कि दोनों ही स्पीकर के इंटेंशन को बताता है। कौन कौन? मॉडल्स और मूड्स। सिर्फ फ़र्क ये है कि मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब है और मूड्स मेन वर्ब होता है। मतलब जहाँ भी प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को आपको यूज़ करना हो वहाँ पर आप मॉडल्स को भी यूज़ कर सकते हो, शुड या मस्ट को, या फिर वहाँ पर सिंपली मूड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। जैसे क्या मतलब है यहाँ पर देख लो एग्जाम्पल में। यहाँ कह रहा है कि आई सजेस्ट दैट। अब यहाँ पर क्या है, सजेशन मतलब क्या, एडवाइस है। और एडवाइस हम लोग किस में देखें, एडवाइस हम लोग देखें या तो इम्पेरेटिव मूड में या तो फिर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में। इम्पेरेटिव मूड में वो क्या होता है, अब यहाँ पे समझना है कि ये सेंटेंस जो सजेस्ट को कह रहा है मतलब एडवाइस को कह रहा है, तो ये डायरेक्ट एडवाइस है या फिर इनडायरेक्ट है। तो जाहिर सी बात है कि इनडायरेक्ट एडवाइस है। इनडायरेक्ट एडवाइस का पता कैसे चला, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट साफ साफ नज़र आ रहा है। और अगर डायरेक्ट एडवाइस रहता तो कैसे पता चलता, वो इम्पेरेटिव मूड में होता और फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस होता। इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे पता चलता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस पता चलता है कि वो सेंटेंस डायरेक्टली स्टार्ट होता है वर्ब से और वहाँ पर यू को नहीं लिखा जाता। यू जो वहाँ पर लिसनर होता है वो हमेशा अंडरस्टूड होता है, उसको लिखा नहीं जाता, है ना। तो यहाँ पर आप समझ गए कि आई सब्जेक्ट यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है, मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है ना कि इम्पेरेटिव। और असर्टिव सेंटेंस है, इससे सीधा पता चला कि यहाँ पर जो सजेस्ट वर्ब आया है ये वर्ब है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बीच का फ़र्क मैं अभी बता रहा था। तो यही कह रहा है यहाँ पर है, आई सजेस्ट दैट ही टेक मेडिसिन रेगुलर। ही टेक मेडिसिन, यहाँ पर क्या लिख दिया हूँ, ही टेक रेगुलर मेडिसिन, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा डबल टाइप हो गया है। मतलब क्या है देखो, यहाँ पर सजेस्ट है ना। सजेस्ट का मतलब क्या है कि ये एक तरह का एडवाइस है।
अब ये डायरेक्ट एडवाइस है या इनडायरेक्ट, तो ये है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे पता चला? ये पता चला कि यहाँ पर सब्जेक्ट आपका साफ साफ नज़र आ रहा था, और ये साफ साफ नज़र आने की वजह से क्या है, यहाँ पे ये आपका असर्टिव सेंटेंस में है, असर्टिव सेंटेंस में है, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब यूज हुआ है सजेस्ट, ये इनडायरेक्ट एडवाइस है। और इनडायरेक्ट एडवाइस अगर आ गया है तो आपको क्या समझना है कि यहाँ पर जो भी वर्ब यूज हुआ होगा उसको रखना पड़ेगा आपको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में कॉन्सेप्ट में क्या बताया हूँ कि वो वाला वर्ब जो होता है वो हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है, डिराइव्ड फॉर्म में नहीं होता। तो ओरिजिनल फॉर्म टेक का क्या होता है? टेक ही होता है ना। V1 इसका क्या होता है? टेक ही होता है। भले ही सब्जेक्ट कुछ भी हो, तो यहाँ पर ही है तो ही के साथ टेक आया है, ना कि टेक्स आया है। बात समझ रहे हो? अब यहाँ पर मॉडल और मोड्स को हम लोग कंपेयर कर रहे थे, तो यहाँ पर आप सीधा यूज़ कर सकते हो ही शुड टेक रेगुलर मेडिसिन, मतलब शुड का भी इस्तेमाल करोगे तो भी ये करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मॉडल को शो कर रहा है और यहाँ पर ये मोड को शो कर रहा है। दोनों का फंक्शन सेम ही होता है, दोनों ही स्पीकर के इंटेंशन को बता रहा होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फ़र्क ये होता है कि मॉडल जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, और यहाँ पर जो टेक है वो मोड की तरह काम करता है, मेन वर्ब की तरह काम करता है। ठीक, दूसरा देख लो यहाँ पर क्या है कि गरिमा एडवाइस्ड हिम टू हेल्प हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पर एडवाइस वर्ड आया है तो जाहिर सी बात है कि एक एडवाइस है। अब ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? तो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर गरिमा साफ साफ नज़र आ रही है, सब्जेक्ट साफ साफ नज़र आ रहा है, मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो एडवाइस है वो इनडायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट एडवाइस का जैसे पता चला तो उसमें यूज हुआ फॉर्म जो है, वर्ब का जो फॉर्म है वो किस में होना चाहिए? वो होना चाहिए प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में, है ना। इंपेरेटिव मूड में तब होता जब वो डायरेक्ट एडवाइस, रिक्वेस्ट या ऑर्डर या आपका प्रेयर होता। ठीक है, और डायरेक्ट कैसे पता चलता? जब वो इंपेरेटिव मूड में होता। इंपेरेटिव कैसे पता चलता? जब वो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो और वहाँ पर यू जो होता है लिसनर वो अंडरस्टूड होता है, उसको लिखा नहीं जाता। इतनी सारी बात समझनी थी आपको। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला है कि गरिमा एडवाइस्ड हिम टू हेल्प हिज फ्रेंड्स, मतलब हिम के बारे में बता रहा है कि गरिमा हिम को एडवाइस कर रही है कि उसको अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? टू हेल्प आया है। अब ज़रा देख लो, यहाँ पर है गरिमा एडवाइस्ड हिम दैट ही हेल्प हिज फ्रेंड्स। यहाँ पर हिज फ्रेंड्स होगा, है ना, यहाँ पर भी हिज होगा, मतलब ये ही के बारे में बात कर रहा है। देखो यहाँ पर है नेक्स्ट आपका गरिमा एडवाइस्ड मी दैट आई शुड हेल्प माई फ्रेंड्स। अगर आई लिया है तो भी यहाँ पर चलेगा, है ना, या फिर हिम दिया तो हिज के लिए भी करेक्ट है। और यहाँ पर भी अगर आई दे देते हैं, एडवाइस्ड मी, है ना, अगर मी रहता तो भी करेक्ट है। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्या ही है देख लो, यहाँ पर ही अगर लेते हैं तो यहाँ पर हीज होगा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। अब यहाँ पर देखो, एडवाइस कर रही है गरिमा किसको? हिम को, कि उसे अपने फ्रेंड्स की मदद करनी चाहिए। अब यहाँ पर ही है, ही के साथ आपका हेल्प आया है, ना कि हेल्प्स आया है। कैसे पता चला कि इसको ओरिजिनल फॉर्म में रखना है, हेल्प्स नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्ट एडवाइस है। इनडायरेक्ट का कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट है क्या? सब्जेक्ट। ठीक, तो कहने का मतलब है कि हेल्प लिखो या फिर शुड हेल्प लिखो, बात बराबर है, क्योंकि मॉडल्स और मोड्स का सेम ही फंक्शन होता है। इतनी बात आपको समझनी थी यहाँ पर। अब कॉन्सेप्ट नंबर 5 में हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर है कि जब एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस हो तो वहाँ सिर्फ बी, हैव, अ, डू और फिर वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म ही यूज होगा एज ए प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड। लेकिन नेक्स्ट है, लेकिन अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, चाहे सेंटेंस का सब्जेक्ट कुछ भी हो। अब क्या यहाँ पर समझने वाली बात है, ये देखो, ये है एक्टिव में, एक्टिव सेंटेंस है ये सारे, और ये सारे हैं पैसिव। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ बोला है कि द पब्लिक डिमांडेड दैट द रेपिस्ट बी हैंग्ड, कि पब्लिक का डिमांड ये था कि रेपिस्ट को हैंग किया जाना चाहिए, मतलब फांसी लटकाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर रेपिस्ट किसी को फांसी नहीं देगा, यहाँ पर रेपिस्ट को ही फांसी पर लटकाया जाना चाहिए, ये यहाँ पर कह रहा है, इसलिए ये पैसिव में है ना। क्योंकि एक्टिव पैसिव में होता क्या है? एक्टिव में होता है कि जो भी सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, उस एक्शन का डूअर होता है। डूअर मतलब काम करने वाला होता है, और पैसिव का मतलब होता है कि उसी पर उस एक्शन का क्या होता है, मतलब वो सब्जेक्ट जो होता है उस एक्शन का रिसीवर होता है। किसमें?
पैसिव में, है ना, पैसिव में। और एक्टिव में वो सब्जेक्ट जो होता है वो उस काम का डूअर होता है एक्टिव में, है ना। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर रेपिस्ट क्या है, डूअर है और फिर रिसीवर है इस एक्शन का, तो रिसीवर है, इसलिए पता चला कि ये पैसिव में है। इसी तरीके से द लेडी प्रेड टू द लॉर्ड बुद्धा दैट हर सन बी रिस्टोर्ड टू लाइफ, कि एक लेडी है जो लॉर्ड बुद्धा से क्या कर रही है, प्रे कर रही है कि उसके बेटे को बचा लिया जाए, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट देखो इस सेंटेंस के इस वाले पार्ट में, है ना, इस वाले पार्ट में ये एक्टिव है, लेकिन अगर ओवरऑल की बात करो तो इसका यहाँ पर क्या है, हर सन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो सन है, हर सन है, वो डूअर है या फिर रिसीवर है। तो जाहिर सी बात है कि वो किसी को बचाएगा नहीं, उसका बेटा, उसको बचाए जाने की बात कह रहा है, मतलब उस रिस्टोर्ड का क्या है, रिसीवर है ना, इसलिए पैसिव में है। एक्टिव में कैसे पता चला, देखो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब यहाँ पर क्या है कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू है तो डूअर है और फिर रिसीवर है। तो यहाँ पर यू के प्रेजेंट रहने की बात कह रहा है, तो यहाँ पर वो डूअर है, इसलिए एक्टिव में है। इसी तरीके से आई सजेस्ट दैट ही टेक रेगुलर मेडिसिन। अब ही टेक करेगा रेगुलर मेडिसिन, तो यहाँ पर ही जो है वो डूअर है या फिर रिसीवर है, तो उस रेगुलर मेडिसिन लेने की बात कह रहा है, तो इस लेने टेक का जो एक्शन है उसका ये डूअर है, तो डूअर है तो क्या है, वो एक्टिव वॉइस में है। बस ये समझना था। और यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, देख लो। यहाँ कह रहा है कि अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है तो यहाँ पर बी वाला यूज हुआ है, देख लो, और फिर वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म है ये यूज हुआ है टेक। अगर एक्टिव वॉइस में है तो सिंपली बी यूज होगा, हैव यूज होगा, डू यूज होगा, और फिर वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म यूज होगा जहाँ पर जैसा रिक्वायरमेंट है, ठीक। मतलब बी का और भी फॉर्म होता है, इज, आर, एम, वर, वॉज, ये सब होता है, उसको नहीं लिखना है। इसका फंडामेंटल जो ओरिजिनल फॉर्म होता है बी, वही यूज होगा। जैसे यहाँ पर बी का यूज हुआ है, यू बी प्रेजेंट, यू आर प्रेजेंट नहीं लिखा है, देख रहे हो ना। यहाँ पर टेक है, टेक्स नहीं है ही के हिसाब से, ये यहाँ पर मतलब था। लेकिन अगर सेंटेंस पैसिव में हो तो वहाँ पर लिखेंगे कि बी हैंग्ड, देख रहे हो, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर कहलाएगा क्या, कि यहाँ पर पैसिव वॉइस में एक चीज़ और ध्यान देना कि पैसिव वॉइस में ओरिजिनल फॉर्म जो होता है वो बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। बी का कोई अगला फॉर्म इज, आर, एम नहीं लिखना है, डायरेक्टली बी की बात कह रहा हूँ। जैसे बी हैंग्ड था तो हैंग्ड यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और बी डायरेक्टली यहाँ पर यूज हुआ है, इज हैंग्ड, आर हैंग्ड ऐसे करके नहीं यूज हुआ है ना। तो ध्यान देना क्या है कि पैसिव सेंटेंस में जो ओरिजिनल फॉर्म होता है किसी वर्ब का वो होता है बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। सब कुछ डिस्कस करूँगा और भी डिटेल में, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, ये सारे कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे और आपके दिमाग में आज ही बैठ जाना है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, देख लो ज़रा। अब ज़रा देखो यहाँ पर क्या था, बी हैंग्ड था, क्यों, बी प्लस आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों आया यहाँ पे। जैसे अगर आप क्वेश्चन पूछ सकते थे कि डिमांड है यहाँ पर और द पब्लिक सब्जेक्ट यहाँ पर स्पष्ट है, तो ये इनडायरेक्ट डिमांड है। अब इनडायरेक्ट डिमांड है तो आप कह सकते थे कि यहाँ पर सिर्फ हैंग होना चाहिए था, है ना, क्योंकि हम लोग अभी अभी पढ़े कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड यहाँ पर यूज होगा। वो कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्ट डिमांड है तो वहाँ पर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होना चाहिए। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का जो रूल, फर्स्ट रूल ही कहता है, वो क्या कहता है कि इस पर सब्जेक्ट मतलब उस वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट और टेंस का कोई असर नहीं करेगा, और वहाँ सिंपली अपना फंडामेंटल रूप में होगा, है ना, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में वहाँ पर यूज हो रहा होगा वर्ब का। लेकिन यहाँ पर बी हैंग्ड क्यों लिखे, तो बी हैंग्ड इसलिए लिखे क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो पैसिव में है। पैसिव में कैसे पता चला कि जो द रेपिस्ट सब्जेक्ट है वो इस हैंग एक्शन का रिसीवर है, और रिसीवर जब होता है तो वो पैसिव सेंटेंस में होता है, समझ गए। जैसे यहाँ पर हर सन था तो रिस्टोर्ड टू लाइफ जो एक आपका वर्ब आया है, तो इस वर्ब एक्शन का क्या है, रिसीवर है, इसलिए यहाँ पर बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। और यहाँ पर बी सिंपली आया है बी प्रेजेंट, देख लो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आया। इसी तरीके से ही टेक आया है ना, तो यहाँ पर ये एक्टिव था इसलिए यहाँ पर ऐसा यूज हुआ। और अगर पैसिव रहे तो वहाँ पर कैसे यूज होता है, जो उसका ओरिजिनल फॉर्म होता है वो बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में होता है, और फिर हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में होता है, ठीक।
अब ज़रा ध्यान देखो, ये आप आगे भी सीखोगे, आगे क्वेश्चन में भी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, टेंशन मत लो, है ना। नहीं समझ में आई ना अगर आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट, तो आप क्या करना कि इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, 2 बार तो ज़रूर देख लेना। फिर मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड कभी भी पास्ट में, फ्यूचर में अगर आपको देखने को मिल जाए ना, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला, क्योंकि अभी बहुत एग्जाम्पल्स को लेना बाकी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को रिपीट करना बाकी है। जितना कुछ मैं अभी सिखा रहा हूँ, देखते जाओ कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, सब कुछ आज मैं बताने वाला हूँ। तो कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्या है कि अगर मेन क्लॉज में निम्न वर्ड्स रहे, मतलब ये सारे वर्ड्स अगर आपको देखने को मिल जाए मेन क्लॉज में, सेंटेंस में अगर 2 क्लॉज है, 2 पार्ट है अगर, तो अगर मेन क्लॉज में ये सारे वर्ड्स रहे, कौन कौन, सजेस्ट, रेकमेंड, वांट, इंसिस्ट, आस्क, वाइटल, एसेंशियल, वाइटल का मतलब एसेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट, एडवाइस और फिर डिजायरेबल, ये सारे वर्ड्स देखने को मिल जाए, तो क्या होना चाहिए कि उसके बाद जो दैट वाला क्लॉज आएगा, दैट वाला क्लॉज है ना, दैट वाला क्लॉज या फिर कोई भी फॉलोइंग क्लॉज होगा, मेन क्लॉज के बाद आने वाले जो भी क्लॉज होगा, फॉलोइंग क्लॉज का मतलब होता है कि आने वाला क्लॉज, उसमें यूज होगा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। ठीक, देख लो क्या क्या है, ये सारे वर्ड्स को दिमाग में रखने की कोशिश करना, है ना। मेन क्लॉज में जैसे ये चीज़ देखने को मिल जाए, समझ आना कि उसके बाद आने वाला क्लॉज जो होगा उसमें क्या यूज होगा, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट कोई भी रहे, उसका जो वर्ब होगा वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। और फिर इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ एडवाइस्ड, इट इज़ ऑर्डर, इट इज़ क्रिटिकल, इट इज़ इंपॉर्टेंट, ये सारे भी देखने को मिल जाए मेन क्लॉज में, तो समझ आना उसके बाद वाला जो भी दैट क्लॉज आता है उसमें जो वर्ब होता है वो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है ना। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का क्या मतलब होता है, तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहता है, ना कि डिराइव्ड फॉर्म में। अब देख लो क्या कहने का मतलब है, यहाँ पर है आई सजेस्ट दैट ही टेक रेगुलर मेडिसिन, तो यहाँ पर सजेस्ट वर्ड आ गया है ना, कहाँ पर आया है, मेन क्लॉज में, मेन क्लॉज यहाँ पर है और दैट वाला क्लॉज ये वाला पार्ट है ना। तो यहाँ पर सजेस्ट वर्ड आ गया, तो समझ जाना है कि क्या, कि आगे जो भी दैट वाला क्लॉज है, दैट से स्टार्ट हो रहा है जो भी पार्ट, वहाँ पर जो वर्ब होगा वो आपका ओरिजिनल फॉर्म में होगा, भले ही इसका सब्जेक्ट का नंबर कुछ भी हो, टेंस कुछ भी हो। तो यहाँ पर देखो ही टेक रेगुलर मेडिसिन, टेक्स नहीं आया है, सिंपली यहाँ पर टेक आया है, ठीक है। इसी तरीके से इट इज़ डिज़ायरेबल, तो देखो यहाँ पर डिज़ायरेबल वर्ड था यहाँ पे, तो इट इज़ डिज़ायरेबल है ना। तो दैट वाले क्लॉज में भी क्या होगा, दैट वाले क्लॉज में भी आपका प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होगा। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का मतलब होता है कि वो वाला वर्ब जो होगा वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। जैसे अ स्टूडेंट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसके बावजूद भी टेक्स का यूज नहीं हुआ, सिंपली यहाँ पर यूज हुआ है किसका, टेक का, ठीक। फिर है इट इज़ एसेंशियल दैट आवर गवर्नमेंट इन्वेस्ट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखो, आप लोग कह रहे होगे कि सर आप ट्रांसलेशन नहीं बता रहे हो यहाँ पे, तो मैं पहले क्लास में बता दिया था कि आज के बाद आप लोगों को ट्रांसलेशन पे फोकस नहीं करना है, ग्रामर का रूल्स कुछ और कहता है। कोई अगर आप हिंदी का सेंटेंस बोलते हो ना, तो कुछ ऐसे सेंटेंस हैं हिंदी के जो इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से वो एक्सेप्टेबल नहीं है ना, मतलब वो करेक्ट नहीं होता इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से। तो हर एक जगह ट्रांसलेशन को नहीं सीखना है, वो स्पोकन इंग्लिश में सीखा करना। यहाँ पर आप आए हो रूल को सीखने, ग्रामर को समझने के लिए, ठीक, जिसका सीधा सीधा इम्प्लीमेंट आपको करना होता है एग्जाम में। तो टेंस पढ़ो, वॉइस पढ़ो और फिर नरेशन पढ़ो, और फिर आगे के जो भी चैप्टर पढ़ो, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि ट्रांसलेशन नहीं समझना है, रूल्स को पर फोकस करते जाना है। अब यहाँ पर रूल में क्या बता रहा था कि इट इज़ एसेंशियल अगर आ गया, देख लो ये है एसेंशियल, यहाँ पे वर्ड था, तो ये मेन क्लॉज में है। उसके बाद आया है दैट वाला क्लॉज, दैट वाला क्लॉज में आ गया है, तो आप देख रहे हो कि दैट वाले क्लॉज में भले ही सब्जेक्ट कुछ भी हो, वहाँ पर वर्ब जो होगा वो यूज होगा किसमें, अपने फंडामेंटल रूप में, अपने ओरिजिनल फॉर्म में। तो यहाँ पर इन्वेस्ट क्या है, इन्वेस्ट है आपका वर्ब, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आवर गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ इन्वेस्ट होना चाहिए था इन जनरल, लेकिन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में होना चाहिए। कैसे पता चला प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक एसेंशियल वर्ड आया है मेन क्लॉज में, तो दैट वाले क्लॉज में क्या करेंगे कि वर्ब को अपने ओरिजिनल फॉर्म में रखेंगे, इसलिए क्योंकि ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में होना ज़रूरी था, ठीक है। इसी तरीके से माई एडवाइस इज़, अब ये मेन क्लॉज है और ये आपका दैट वाला क्लॉज है जो अंडरलाइन कर दिया गया है। अब यहाँ पर माई एडवाइस जो है, यहाँ पर देख लो, एडवाइस एक वर्ड था ना आपका यहाँ पे, अब यहाँ पर एडवाइस था तो समझ गए कि यहाँ पर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लगना था, और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है तो यहाँ पर नॉट लीव आया है ना। नॉट लीव से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है जो आप समझोगे आगे, देख लो। फिर क्या है आपका,
इन एंशियंट टाइम इट वॉज एसेंशियल। अब देखो इट वॉज एसेंशियल की बात कह रहा है, तो यहाँ पर एसेंशियल एक वर्ड आया था, तो दैट वाले क्लॉज में क्या होगा, दैट वाले क्लॉज में भी जो वर्ब होगा वो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में होगा। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड कहने का मतलब है कि वहाँ पर वर्ब का अपना ओरिजिनल फॉर्म यूज होगा। जैसे द वाइफ है, तो यहाँ पर वाइफ के लिए बर्न्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बर्न है, या फिर बर्नट होना चाहिए था अगर पास्ट में लिखना हो तो, है ना, लेकिन यहाँ पर सिंपली वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म बर्न यूज हुआ है। इसी तरीके से इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग, तो यहाँ पर क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट है, तो देखो इट इज़ इम्पॉर्टेंट है और फिर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट वर्ड आया था। अगर इम्पॉर्टेंट है मेन क्लॉज में, तो दैट वाले क्लॉज में सब्जेक्ट कुछ भी रहे, वहाँ पर जो भी यूज होगा वर्ब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होगा। तो यू आर प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पर बी प्रेजेंट होगा। बी की क्यों, क्योंकि बी अपना ओरिजिनल फॉर्म बी ही होता है ना, और ये इज आर एम वर वॉज जो होता है वो उसका डिराइव्ड फॉर्म होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट आया है वी आर हैप्पी टू रिकमेंड, और रिकमेंड वर्ड भी यहाँ पर आ गया है, तो दैट वाले क्लॉज में चाहे वर्ब कुछ भी रहे, यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ भी रहे, वर्ब आपका ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेगा जो यहाँ पर है। ठीक, अब ज़रा ध्यान देने वाली बात क्या है देख लो। एक कॉन्सेप्ट को लगता है कि मैं यहाँ पर डिस्कस करना भूल गया, और मैं उसको भी बता देता हूँ क्या है वो, ज़रा देख लो। हाँ, यहाँ पर देखो एक सेंटेंस आया था आपका ये वाला, क्या है ये, माई एडवाइस इज दैट ही नॉट लीव हीज प्रैक्टिस। अब यहाँ पर कहोगे कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में जब भी आपको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का यूज़ करना हो, तो वहाँ पर डू डज जैसे लिखते हो ना, डू नॉट, और फिर डजंट, है ना, और फिर डिडंट और डिड नॉट लिखते हो, तो वहाँ पर इस तरीके से यूज नहीं करोगे जब भी नेगेटिव सेंटेंस हो। असर्टिव सेंटेंस का जब भी नेगेटिव सेंटेंस हो, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड जब भी नेगेटिव सेंटेंस में बनाना हो, तो डू डज डिड का यूज नहीं करोगे, सिंपली वहाँ पर नॉट का यूज करोगे। किसके पहले, सब्जेक्ट वर्ब के पहले। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि डू डज और डिड जो होता है ना, ये आपका टेंस को रेफ़र कर रहा होता है। जब ये यूज होता है हेल्पिंग वर्ब की तरह, डू डज डिड, तो वहाँ पर वो टेंस को रेफ़र कर रहा होता है, और वो वैसा हम लोग टेंस में पढ़ते हैं। लेकिन मैं मूड में बताया हूँ कि मूड और टेंस कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। और डिफरेंट कैसे है कि यहाँ पर हम लोग डू डज डीड का प्रयोग करते हैं टेंस में, एक पॉइंट इन टाइम को रेफ़र करने के लिए। ठीक, इसलिए यहाँ पर जब भी आपको पता चल जाए कि यहाँ पर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करना है, तो वहाँ पर डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे, वर्ब के पहले सिंपली नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक एक्स्ट्रा बातें आप यहाँ पर ध्यान रखना। अब हम लोग डायरेक्ट इसका इम्प्लीमेंट करते हैं कि आपको क्वेश्चन लगाने आ रहा है या नहीं। ठीक है, जितने कुछ सीखे हो। अब ज़रा देख लो, एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि द मदर आस्क्ड ही सन दैट द होम मेड फूड, यहाँ पर है डैश। अब यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। अब ज़रा देखो, सिंपल सी बात, अगर मैं पूछूं कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा मोड का इस्तेमाल करना है, या तो इंडिकेटिव मोड को करना है, या फिर इंपेरेटिव मोड का, या फिर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड का, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या है। सबसे पहली बात कि कैसे पता चला, यहाँ पर देखो क्या यहाँ पर यूज क्या होगा। तो यहाँ पर बोला है द मदर आस्क्ड ही सन दैट द होम मेड फूड, कि वो अपना होम मेड फूड जो है वो खाता है या नहीं खाता है ना। अब ज़रा देखो, यहाँ पर आस्क एक वर्ड आया है, तो आस्क का जो मतलब होता है, तो दो यहाँ पर मीनिंग होता है आस्क का। पहला मीनिंग जो होता है किसी को क्वेश्चन करना, किसी को क्वेश्चन करना। दूसरा जो होता है इसका मीनिंग वो होता है कि किसी से रिक्वेस्ट करना। जैसे मैं अगर पूछूं कि आई आस्क्ड हीज एड्रेस, तो क्वेश्चन बोलो या फिर इंक्वायरी बोलो, है ना। तो यहाँ पर क्या है, हम उसके एड्रेस के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं या फिर उसका क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। तो आस्क का मतलब है यहाँ पर क्वेश्चन से सीधा सीधा, है ना, कि हम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को रेफ़र कर रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आई आस्क्ड हिम फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आस्क जो है
वो किस चीज़ को बता रहा है, रिक्वेस्ट को, कि मैंने उससे एक गिलास वाटर के लिए रिक्वेस्ट किया। तो यहाँ पर आपको समझना है कि मदर आस्क जो है ये क्वेश्चन है या फिर आपका क्या है, रिक्वेस्ट है ना, या फिर एडवाइस है ना। एडवाइस भी आप कह सकते हो कि अपने सन को क्या एडवाइस दे रही है माँ कि अपने उसके होम मेड फूड जो है उसको खाना चाहिए या फिर नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देना। तो आप बताओ यहाँ पर मूड का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है कि ये क्वेश्चन नहीं बता रहा, यहाँ पर दैट वाला क्लॉज आया है ना। इफ़ अ वेदर वाला अगर आ जाता तो मैं बताया था कि इफ़ अ वेदर किसके इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, तो वो यूज होता है क्वेश्चन वाले इनडायरेक्ट स्पीच में इफ़ अ वेदर का इस्तेमाल होता है, जिससे क्वेश्चन का बोध होता है। लेकिन अपने पुत्र को यहाँ पर वो एडवाइस देती हैं कि वो उसे क्या करना चाहिए, होममेड फूड खाने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ही के साथ यहाँ पर क्या यूज होगा, ईट यूज, यहाँ पर क्या होगा, ईट यूज होगा या फिर ईट्स होगा। देख लो फिर से समझो क्या कहने का मतलब है। इस सेंटेंस को देख करके आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर क्वेश्चन है या फिर एडवाइस है। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर ये एडवाइस है। एडवाइस कैसे पता चला, क्योंकि वो अपने बेटे से ऐसा एडवाइस करती है। आस्क का 2 मीनिंग बताया, या तो एडवाइस करना या फिर किसी से क्वेश्चन या इंक्वायरी करना, है ना। एडवाइस या फिर एक और दूसरा क्या वर्ड यूज किया था अभी, एक तो बताया क्वेश्चन और दूसरा रिक्वेस्ट या एडवाइस, है ना। तो अपने पुत्र से ये रिक्वेस्ट करती है कि वो होम मेड फूड को खाए, है ना। तो एडवाइस है। अब पता आपको ये करना है कि वो डायरेक्ट एडवाइस है या फिर इनडायरेक्ट एडवाइस है। डायरेक्ट एडवाइस अगर रहता तो वो जो सेंटेंस है उसमें पता नहीं चलता कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, और वो इम्पेरेटिव मूड में होता। इम्पेरेटिव मूड में होता तो भी वहाँ पर हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो हम लोग देखे थे उसके तरह यूज़ करते हैं ना। अब यहाँ पर देखो इनडायरेक्ट एडवाइस है, इनडायरेक्ट एडवाइस है, तो जाहिर सी बात है कि ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में होना चाहिए। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का कहता है कि सब्जेक्ट चाहे यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर यूज होगा अपने ओरिजिनल फॉर्म में, क्या, वर्ब। तो वर्ब यहाँ पर ओरिजिनल फॉर्म क्या है इसका, ईट है, तो ईट ही होगा, ठीक है। ईट्स, एट या ईटन नहीं होगा, चाहे टेंस कुछ भी हो। अब आप कह सकते थे कि यहाँ पर आस्ट है पास्ट टेंस में, तो यहाँ पर हम एट भी कर सकते थे, है ना, क्योंकि ईट का जो पास्ट फॉर्म होता है वो एट होता है, तो एट भी लिख सकते थे। लेकिन नहीं, आप यहाँ ईट का ही इस्तेमाल करोगे क्योंकि ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को शो कर रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि वो अपने पुत्र को रिक्वेस्ट कर रही है कि वो होम मेड फूड को खाए, ठीक है। अब सेम सेंटेंस है लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन का बोध होता है। देख लो कैसे, यहाँ पर देखो ये कह रहा है द मदर आस्क्ड हिज सन वेदर ही डैश द होम मेड फूड। अब वो अपने पुत्र से एक क्वेश्चन पूछ रही है कि वो खाया कि नहीं, है ना। वेदर का मतलब होता है या नहीं, है ना, इफ़ के सेंस में कि वह खाता है कि नहीं। तो इससे पता चल गया कि इफ़ वेदर जैसे है, तो इससे पता चल गया कि ये इनडायरेक्ट स्पीच में किसी डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, और ये इससे क्वेश्चन का बोध होता है। ये कॉन्सेप्ट पीछे देख भी चुके हैं। तो जैसे पता चल गया कि ये क्वेश्चन है, अब भाई ये क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन किस में आता है, तो क्वेश्चन आता है आपका इंडिकेटिव मोड में। इंडिकेटिव मोड में हम लोग आज कई क्लास में देखे, है ना, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ही था इंडिकेटिव मोड। तो इंडिकेटिव मोड में अगर है, कैसे पता चला, क्योंकि ये क्वेश्चन का बोध करा रहा है इफ़ या वेदर से। अब ये क्वेश्चन का बोध करा रहा है, इंडिकेटिव मूड में है। तो इंडिकेटिव मूड में मैं बोला था कि सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से और टेंस के हिसाब से यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर लगता है आपका वर्ब का फॉर्म, है ना। अब यहाँ पर देख लो, अब यहाँ क्वेश्चन का पता चल ही गया है, क्वेश्चन का पता चल गया है तो समझ जाएंगे कि इंडिकेटिव मूड में होना चाहिए। इंडिकेटिव मूड में वो होता है कि सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर वर्ब लगता है। तो बताओ ही है, तो ही के साथ ईट होगा, नहीं होगा। ईट्स होगा तो ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि टेंस तो यहाँ पर आस्ट है ना। तो ये आस्ट यहाँ पर पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर भी आगे भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, एट होगा, जी हाँ बिल्कुल एट होगा, ईटर नहीं होगा, ठीक। तो ये बात आप समझ गए। तो यहाँ पर एट होना चाहिए, ही एट। समझ गए बात को कि क्या फ़र्क है। तो सेंटेंस दोनों सेम ही है, सिर्फ फ़र्क था कि ये दैट क्लॉज था। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर पता चला था कि वो अपने पुत्र को एक तरह से एडवाइस देना चाह रही है, और वो भी इनडायरेक्ट एडवाइस। और इनडायरेक्ट एडवाइस कैसे पता चला, क्योंकि इसका सब्जेक्ट स्पष्ट था, है ना। इनडायरेक्ट एडवाइस देने वाला जो सब्जेक्ट है वो स्पष्ट था, और इससे पता चला कि ये सेंटेंस असर्टिव है ना कि इम्पेरेटिव। और इनडायरेक्ट
एडवाइस का जैसे पता चला समझ गए कि यहाँ पर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल होगा। भले ही सब्जेक्ट कुछ भी हो, अभी टेंस कुछ भी हो, यहाँ पर जो भी वर्ब यूज होगा वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होगा। और आगे वाले क्वेश्चन में ये था कि यहाँ पर क्वेश्चन था, क्वेश्चन का बोध करा रहा है, और क्वेश्चन हम लोग देखे थे इंडिकेटिव मूड में, फैक्ट ओपिनियन है क्वेश्चन को, है ना। और क्वेश्चन जैसे पता चल गया समझ गए कि इंडिकेटिव मूड में होगा, और इंडिकेटिव मूड में जैसे होगा तो वहाँ पर वर्ब जो भी होगा वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होगा। तो ही था तो ही के साथ तो इट्स आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट में होता, लेकिन यहाँ पर पास्ट में है तो इट का इस्तेमाल आगे भी होगा पास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे। यहाँ पर बोला ये सीपीओ के 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बोला है इट इज़ इम्पेरेटिव कि यह आवश्यक है कि दैट द पासपोर्ट कैरीज योर फोटो, कि पासपोर्ट में आपके फ़ोटो लगे होने चाहिए। तो यहाँ पर बता दो कि यहाँ पर क्या होगा। इट इज़ इम्पेरेटिव सही है। इट इज़ इम्पेरेटिव मतलब ये किसी नेसेसिटी की बात कह रहा है, और नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट या फिर इनडायरेक्ट एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, प्रेयर जो रहता है उसको हम लोग किस में यूज़ करते हैं, तो वो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होने का कैसे पता चला, क्योंकि इम्पेरेटिव वर्ड का इस्तेमाल किया है। इम्पेरेटिव वर्ड का मतलब ही होता है नेसेसिटी। तो नेसेसिटी की बात कह रहा है, तो द पासपोर्ट है तो द पासपोर्ट के साथ प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इंडिकेटिव का यूज़ कर दिया है। इंडिकेटिव मतलब कैरीज लिख दिया है, लेकिन होना चाहिए प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में। तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में होता क्या है, तो यहाँ पर कैरी सिंपल होगा, क्या कैरी, ठीक है। तो कैरी होना चाहिए। बहुत सारे बुक में इसका सोल्यूशन गलत भी दे दिया होता है, उल्टे सीधे, है ना, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना। तो यहाँ पर कैरीज नहीं होगा, यहाँ पर कैरी होगा। कैसे होगा ये मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। 4th नंबर क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, आपका सीपीओ का ही क्वेश्चन है। देख लो ये क्या पूछा है कि द केस डजंट रिक्वायर दैट ही प्रेजेंट। अब यहाँ रिक्वायर वर्ड ही आ गया है, तो रिक्वायर वर्ड आ गया है मतलब ये किसी न किसी तरीके से रिक्वायरमेंट की बात कह रहा है, रिक्वायरमेंट और नेसेसिटी की बात कह रहा है। और रिक्वायरमेंट और नेसेसिटी इनडायरेक्ट जो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और प्रेयर होता है वो किस में देखते हैं, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में। तो कैसे पता चला कि ये सेंटेंस आपसे बताना चाह रहा है कि ये टेंस नहीं होगा, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होगा। तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होने का तब पता चला जब यहाँ पर रिक्वायर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। और रिक्वायरमेंट और नेसेसिटी किस में पढ़ते हैं, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में पढ़े थे। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड कहने का मतलब क्या है कि आगे वाला सब्जेक्ट कुछ भी हो, इसके साथ लगने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में होता है। और ये वर्ब इज है जो कि डिराइव्ड फॉर्म है। डिराइव्ड फॉर्म किसका है, बी का, है ना। तो बी इसका ओरिजिनल फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर ही इज प्रेजेंट नहीं, यहाँ पर ही बी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही बी प्रेजेंट होगा। बहुत लोग सोचते होंगे कि ये कैसा कॉन्सेप्ट है, भाई यही कॉन्सेप्ट है, इसको सीखना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। आप इसके सीखे बिना टेंस के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाओगे। आप सब कुछ मगअप कर दोगे, फिर आप फंस जाओगे एग्जाम में, है ना। तो यहाँ पर ही बी प्रेजेंट होगा, ना कि इज प्रेजेंट। जैसे गॉड ब्लेसेस यू नहीं होता, गॉड ब्लेस यू होता है, इसी तरीके से ही बी प्रेजेंट होगा, ना कि इज प्रेजेंट, ठीक। अब आगे के क्वेश्चन देखो। यहाँ पर बोला है कि गरिमा सेड टू हिम हेल्प योर फ्रेंड्स। जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग अभी सीखे हैं उसका सीधा इंप्लीमेंट कर रहे हैं। समझो आप एग्जाम दे रहे हो, है ना। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब देख लो यहाँ पर है गरिमा एडवाइज्ड हिम टू हेल्प हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या है, देखो हेल्प योर फ्रेंड। अब यहाँ पे देखो हिम का इस्तेमाल कैसे हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जो आपका डायरेक्टली जो सब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट जो है वो हिम है ना। तो यहाँ भी हिम आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अब आप कहोगे कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट जो है वो यू होता है, क्यों, क्योंकि हेल्प योर फ्रेंड्स जो है वो क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। इम्पेरेटिव सेंटेंस में कैसे पता चला, क्योंकि ये जो सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा में, ये आपका वर्ब से डायरेक्टली स्टार्ट हुआ है, हेल्प से, है ना। और जो भी चीज़ हेल्प से स्टार्ट होती है, जो भी सेंटेंस, उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है ना। और यू वहाँ पर जो लिसनर होता है वो क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। तो आपको कहना चाहिए था कि यहाँ पर यू यूज होना चाहिए था, कहाँ पे, यहाँ पर, लेकिन नहीं। अगर दो तरीके के, इस तरीके के सेंटेंस में अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया है और यहाँ पर हिम भी दे रखा है, तो इसको बोला जाता है डायरेक्ट कह सकते हो ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट और डायरेक्ट एडवाइस और इनडायरेक्ट एडवाइस से आपको यहाँ पर रिलेट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हिम आया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो गरिमा एडवाइज्ड हिम टू हेल्प हिज फ्रेंड्स, ये करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है गरिमा एडवाइज्ड हिम दैट ही हेल्प माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका
देखो गरिमा एडवाइस्ड मी हिम होगा, हिम दैट ही शुड, यहाँ पर ही होगा है ना, ही शुड हेल्प हीज फ्रेंड्स। क्या यार फिर से यहाँ पर कॉपी हो गया है, पिछला जो एरर किया था ना टाइपिंग एरर, उसके वजह से। अब यहाँ पर देखो ये तो आपका करेक्ट था और ये भी आपका करेक्ट है। कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। अब आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा क्या कि ये देखो गरिमा एडवाइस्ड हिम टू हेल्प हिज फ्रेंड्स, यहाँ पर कैसे पता चला कि ये जो है वो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में भी लिखा जा सकता है। जैसे ये लिखा गया है गरिमा एडवाइस्ड हिम दैट ही हेल्प, ही हेल्प्स नहीं है, देख रहे हो, ही हेल्प्स नहीं है, ये है ही हेल्प, है ना। मतलब ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में हेल्प वाला वर्ड क्यों है, क्योंकि ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में इस्तेमाल हुआ है। कैसे पता चला कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में इस्तेमाल हुआ है, तो इस सेंटेंस से पता चला है कि ही गरिमा एडवाइस दे रही है, तो ये इनडायरेक्ट है या फिर डायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट है। कैसे पता चला इनडायरेक्ट एडवाइस है, क्योंकि गरिमा यहाँ पर सब्जेक्ट स्पष्ट है आपका, ठीक। अब गरिमा यहाँ पर स्पष्ट है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ एडवाइस का पता चल गया, इनडायरेक्ट एडवाइस है ये भी पता चल गया, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस इसलिए है क्योंकि गरिमा जो है सब्जेक्ट स्पष्ट है यहाँ पर, और इनडायरेक्ट एडवाइस का पता चलते ही पता चल जाता है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं किस में, इसको लिख सकते हैं हम लोग प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में। तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में यहाँ पर ही हेल्प होगा, ना कि ही हेल्प्स, है ना, क्योंकि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म रखते हैं हेल्प। तो आपका सेकेंड वाला भी करेक्ट था। थर्ड वाला क्या है कि गरिमा एडवाइस्ड मी दैट ही शुड हेल्प हिज फ्रेंड्स, है ना। तो कैसे पता चला कि ही शुड भी लिख सकते हैं, क्योंकि पिछले कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ कि आतो मूड का इस्तेमाल करो और फिर आप मॉडल्स का इस्तेमाल करो, दोनों का सेम ही होता है फंक्शन। और दोनों का फंक्शन सेम कैसे होता है कि दोनों ही इंटेंशन को शो कर रहा होता है। तो यहाँ पर शुड लिखो या नहीं लिखो बात बराबर है, दैट ही हेल्प हिज फ्रेंड्स और फिर दैट ही शुड हेल्प हिज फ्रेंड्स, दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप देख लिए, तो शुड हेल्प भी यूज़ कर सकते हो या फिर ही हेल्प भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर ही है, हीज है ना। ये समझाने की कोशिश थी यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल है कि आप मॉडल्स और मूड दोनों का इस्तेमाल किसी का भी कर सकते हो। अब ज़रा देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो कि MS धोनी रिक्वेस्टेड हिज फैन दैट ही शाउट देयर, ही फिल इन द ब्लैंक शाउट देयर, कि MS धोनी रिक्वेस्ट करते हैं अपने एक फ़ैन से कि वो वहाँ पर ना चिल्लाए, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, डज नॉट होगा, डू नॉट होगा, डिड नॉट होगा, नॉट होगा। अब आप कहोगे रिक्वेस्टेड आपका पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर पास्ट टेंस में भी होना चाहिए था, है ना, ही के हिसाब से। तो उस तरह से आप देखोगे तो डिड नॉट शाउट होगा, है ना। टेंस के हिसाब से देखोगे, यहाँ टेंस है पास्ट इंडेफिनिट में, तो आगे भी होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन यहाँ पर डिड नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप देखते हो रिक्वेस्टेड वर्ड तो आप समझ जाते हो अरे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है मतलब क्या, रिक्वेस्ट है मतलब आ तो ये इंपेरेटिव मूड में होगा, आ तो फिर आपका प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में होगा। लेकिन कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में इस्तेमाल करना है यहाँ पे वर्ब को, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट है। इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट कैसे पता चला, क्योंकि ये सेंटेंस यूज हुआ है आपका MS धोनी से, मतलब यहाँ पर इसका सब्जेक्ट जो है वो स्पष्ट है, MS धोनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंस तब होता जब यहाँ पर रिक्वेस्ट करने वाले बंदे का पता नहीं चलता, वो अंडरस्टूड होता और वो हमेशा होता है यू, है ना। तो ये इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट है। इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट जैसे ही पता चल गया हम समझ जाएंगे कि इसको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में इस्तेमाल करना है। अब प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में इस्तेमाल करने का मतलब है कि जो भी वर्ब वहाँ पर यूज होगा तो वहाँ पर सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से या फिर टेंस के हिसाब से नहीं होगा, वो अपने हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में होगा। तो ही शाउट देयर है। अब यहाँ पर क्या मैं बोला था एक कॉन्सेप्ट और कि यहाँ पर नहीं शाउट करने की बात को कहा जा रहा है ना। अब नहीं शाउट करने की बात को कह रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि पीछे कॉन्सेप्ट में बताया था एक कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस में आपको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को इस्तेमाल करना है तो वर्ब के पहले डू, डज, डिड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या करेंगे, सिंपली हम लोग नॉट का इस्तेमाल करेंगे,
है ना। तो यहाँ पर नॉट होगा, डज नॉट और डू नॉट और डिड नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डू डज डिड का इस्तेमाल होता है टेंस को रेफ़र करने के लिए, और यहाँ पर मूड है, टेंस नहीं है। मूड कैसे है, कैसे पता चला? तो यहाँ पर पता चला कि ये इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट था, और इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट है इसलिए पता चल गया कि वो होना चाहिए प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड कहने का मतलब है कि वो सब्जेक्ट के हिसाब, यहाँ सब्जेक्ट और टेंस कुछ भी रहे, यहाँ पर इस्तेमाल होगा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का। और चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में जो भी यहाँ पर वर्ब होगा उसके पहले सिंपली नॉट आता है, डज नॉट, डिड नॉट, डू नॉट का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक, अब जरा हम लोग आगे की बात करते हैं। देख लो, यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको भी अटेम्प्ट करो कि माई एडवाइस इज़ दैट ही लीव हीज प्रैक्टिस। तो यहाँ भी क्या है, नेगेटिव है, पिछले कॉन्सेप्ट की तरह यहाँ भी है ना। यहाँ पर क्या है देख लो, माई एडवाइस, आप समझ गए हो कि एडवाइस है, मतलब क्या, एडवाइस जो है वो किस में होना चाहिए, वो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में होता है। लेकिन ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? तो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कैसे? क्योंकि ये सेंटेंस असर्टिव में है ना। भले ही नेगेटिव है, असर्टिव दो तरह के होते हैं, एक अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, और फिर नेगेटिव। लेकिन ये सेंटेंस कहने का मतलब है कि उसे एडवाइस मैंने दिया कि वो अपने प्रैक्टिस को ना छोड़े, है ना। तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्या समझोगे कि माई एडवाइस जो है वो इनडायरेक्ट एडवाइस है। इनडायरेक्ट एडवाइस जैसे आ गया है तो आप समझ जाते हो कि यहाँ पर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का लगना है। लेकिन प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करना है, और नेगेटिव सेंटेंस में जैसे इस्तेमाल करना है, आप क्या समझ जाते हो कि उसके जो भी यहाँ पर वर्ब यूज हुआ है उसके पहले सिंपली आपका नॉट लगता है। डज नॉट, डिड नॉट, डू नॉट का इस्तेमाल नहीं होता। तो डज नॉट नहीं होगा, डू नॉट नहीं होगा, है ना, सिंपली यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल होगा। तो नॉट यहाँ पर लिख दोगे, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव में है। अब मैंने बताया था कि यहाँ पर तो आप इस्तेमाल कर सकते हो किसका, आ तो मूड का, आ तो आप मॉडल का। तो शुड नॉट भी यहाँ पर करेक्ट है। अगर मस्ट नॉट रहता तो भी यहाँ पर करेक्ट हो जाता। ठीक है, तो शुड नॉट भी करेक्ट है, नॉट भी सही है, मतलब सी एंड डी बोथ आर करेक्ट है। ठीक, कॉन्सेप्ट को सीख रहे हो अभी, सीधा सीधा एग्जाम में आप इसका इम्प्लीमेंट कर रहे हो, है ना, और आगे भी करोगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्या है देखो, द मैन एडवाइज्ड हिज सन दैट ही टूक सम रेस्ट। अब यहाँ पर क्या है, अब कहोगे कि ये पास्ट टेंस में सर, तो आगे भी पास्ट में होना चाहिए, जो कि करेक्ट है। लेकिन करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं करेक्ट है? क्योंकि एडवाइस वाला वर्ड यूज हुआ है। एडवाइस वाला वर्ड यूज हुआ है, और मैंने बताया कि जब भी इनडायरेक्ट एडवाइस रहे, रिक्वेस्ट रहे, प्रेयर रहे, डिमांड रहे, तो क्या समझ जाना है कि वहाँ पर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल होता है। कैसे पता चला इनडायरेक्ट है? क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस है। कैसे पता चला कि इम्पेरेटिव नहीं है, असर्टिव है? तो इम्पेरेटिव जो है वो सिंपली वर्ब से स्टार्ट होता है, ना कि किसी सब्जेक्ट से, और यहाँ सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस असर्टिव है। असर्टिव है, और असर्टिव सेंटेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि पता चल गया कि ये इनडायरेक्ट एडवाइस है। इनडायरेक्ट एडवाइस होने की वजह से हम लोग समझ गए कि यहाँ पर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल होगा, किसी टेंस का नहीं। तो यहाँ पर क्या, ही सन है, दैट ही टूक सम रेस्ट। तो यहाँ पर टूक जो वर्ब आया है ही के साथ, तो ये टूक का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर सिंपली किसका इस्तेमाल होगा, यहाँ पर टेक का होगा। टेक्स भी नहीं होगा, सिंपली यहाँ टेक का होगा, क्योंकि टेक जो है वो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म है। ठीक है, और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में हमेशा वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है। इस चीज़ को आप लोग सीख चुके हो। तो यहाँ पर ही टुक नहीं होगा, यहाँ पर ही टेक होगा, है ना। टेक्स भी नहीं होगा, यहाँ पर सिंपली टेक होगा, क्योंकि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एडवाइस था। ठीक है, अब जरा बात करते हैं आगे। आगे का क्वेश्चन बोल रहा है, इट इज़ डिज़ायरेबल दैट अ स्टूडेंट टेक सफिशिएंट स्लीप। अब डिज़ायरेबल है, और लास्ट में वाले कॉन्सेप्ट में मैं बता चुका हूँ कि डिज़ायरेबल वर्ड जैसे आ गया, फिर इट इज़ डिज़ायरेबल आ गया, तो समझ जाओ कि दैट वाले क्लॉज में किसका इस्तेमाल होगा, ये इस्तेमाल होगा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में। तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में अगर इस्तेमाल होगा, मतलब सब्जेक्ट कोई भी रहे, इसके साथ हमेशा किसका इस्तेमाल होगा, इसके साथ हमेशा आपका प्रेजेंट सब्जेक्ट ओरिजिनल फॉर्म में इस्तेमाल होगा, जो कि यहाँ पर करेक्ट है। देख लो कैसे करेक्ट है, ये नो एरर है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट है, चाहते तो इसके साथ क्या लिख सकते थे, टेक्स लिख सकते थे, लेकिन टेक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में। कैसे पता चला प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में? क्योंकि ये डिजायरेबल वर्ड यहाँ पर आ चुका है, जो कि एक लिस्ट में वर्ड में वहाँ पर दे चुका हूँ, है ना। तो डिजायरेबल वर्ड है, इसलिए पता चल गया कि यहाँ पर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में होना चाहिए, यानी वर्ब का यहाँ पर ओरिजिनल फॉर्म इस्तेमाल होना चाहिए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्या है देख लो, यहाँ पर है वी शैल रिक्वेस्ट हिम दैट पिटी
ऑन देम, है ना, ऑन देम मतलब हम लोगों ने इस रिक्वेस्ट किया किसी से कि हम उन लोगों के ऊपर क्या किया जाना चाहिए, पिटी करना चाहिए, दया करनी चाहिए। अब देखो जरा यहाँ पे, है ना, अब यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। अब इनडायरेक्ट है या फिर डायरेक्ट है? डायरेक्ट रिक्वेस्ट होता तो वो इम्पेरेटिव मोड में हो जाता, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कैसे पता चला? क्योंकि अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई चीज़ लिखा जाता है तो वो होता है डायरेक्ट रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस, लेकिन यहाँ डायरेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्ट में तब होता जब इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे स्टार्ट होता है? सिंपली वर्ब से स्टार्ट होता है, ना कि सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट वहाँ पर हमेशा अंडरस्टूड होता है, जो कि हमेशा यू होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि रिक्वेस्ट है, इसके पहले आपका वर्ब से स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ पर सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ, इसलिए असर्टिव सेंटेंस में है। और अगर असर्टिव सेंटेंस में है तो हम लोग जान गए कि ये असर्टिव सेंटेंस में है और इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट है। इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट का कैसे पता चला? क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस में है। इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट जैसे पता चल गया, समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो भी वर्ब यूज होगा वो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में यूज होगा। तो यहाँ पर ही है, ही के साथ आपका हैज़, हैव या फिर हैड या फिर हैविंग यूज होगा। तो ही के साथ टेंस के हिसाब से देखोगे या सब्जेक्ट के हिसाब से देखोगे तो हैज़ या फिर हैड का इस्तेमाल होता है, जो कि यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर वुड का इस्तेमाल करना है, किसी टेंस का इस्तेमाल नहीं करना है। हैज़ मतलब ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, हैड आपका पास्ट टेंस में यूज होता है, ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, जो कि यहाँ पर इसका भी इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको मूड का इस्तेमाल करना है। मूड का कैसे पता चला इस्तेमाल करना, वो भी प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में? क्योंकि ये इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट है। इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट है, इसलिए यहाँ पर हैव का ओरिजिनल फॉर्म यूज होगा। हैव यानी ही के साथ भी हैव का इस्तेमाल होगा, ठीक है। हैज़, हैड, हैविंग का इस्तेमाल नहीं होगा। समझ गए आप लोग कॉन्सेप्ट को? अब आगे के क्वेश्चन देखो, यहाँ पर है कि त्रिगीतम सर ऑर्डर द स्टूडेंट्स दैट दे प्रैक्टिस्ड हार्ड, अब प्रैक्टिसिंग हार्ड या हैड प्रैक्टिस्ड या फिर प्रैक्टिस, क्या इस्तेमाल होगा यहाँ पर? तो देखोगे कि ऑर्डर ये पास्ट टेंस में है। अगर ये टेंस होता तो हम लोग क्या करते, आगे भी हम लोग पास्ट टेंस में यूज करते, यानी प्रैक्टिस्ड का यूज करते, और फिर हैड प्रैक्टिस्ड का भी यूज हो सकता था, लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेंस का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ना ही कंटिन्यूअस टेंस का, ना ही पास्ट का, ना ही पास्ट परफेक्ट का। सिंपली यहाँ पर यूज होगा आपका प्रैक्टिस, ओरिजिनल फॉर्म में यूज होगा। कैसे? क्योंकि ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को इंगित कर रहा है, ना कि किसी मतलब सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करना है, यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, ना कि आपका टेंस का इंडिकेट कर रहा है। कैसे पता चला कि ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को इंडिकेट कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्ट क्या है, ऑर्डर है। इनडायरेक्ट का कैसे पता चला? क्योंकि ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, ना कि वर्ब से। अगर वर्ब से इस्तेमाल होता, स्टार्ट होता ये सेंटेंस, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता। और इम्पेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल हम लोग किसे करते हैं? वहाँ पर इम्पेरेटिव मूड का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए इतनी सारी बातें? अब ये इनडायरेक्ट ऑर्डर का पता चल ही गया है। तो द स्टूडेंट्स जो प्लूरल है, इसके साथ भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर प्रैक्टिस का इस्तेमाल करेंगे। समझ गए बात को? तो यहाँ पर दे प्रैक्टिस हार्ड होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर टेंस से कंफ्यूज नहीं करना था कि यहाँ पर टेंस का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये पास्ट है तो पास्ट का इस्तेमाल करेंगे, नहीं। यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑर्डर था और इनडायरेक्ट ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को लिखने के लिए। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में क्या कहता है कि वो हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में होगा, चाहे यहाँ सब्जेक्ट कुछ भी रहे, वर्ब हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में होगा। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। यहाँ पर है इट इज़ नेसेसरी, और मैं बता चुका हूँ कि इट इज़ नेसेसरी जैसे देखने को मिल जाए समझ जाना कि उसको इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में। तो यहाँ पर एवरी सिटीजन है, एवरी सिटीजन है, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, हमेशा वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म यूज करेंगे। तो पे होगा, यहाँ पर पेज नहीं होगा, तो सिंपली यहाँ पर पे लिखेंगे, टैक्सेस ऑनेस्टली, ठीक। अब यहाँ पर आगे देख लो, नेक्स्ट है गॉड ब्लेसेस यू। क्या यहाँ पर एरर है? तो गॉड प्रेजेंट, गॉड को अगर आप देखते हो तो ये क्या है, तो गॉड आपका सिंगुलर है ना, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो ब्लेसेस करेक्ट होना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर किसी को ब्लेस देने की बात कह रहे हैं, ब्लेस देने की बात कर रहे हैं, यानी हम भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट रिक्वेस्ट है या इनडायरेक्ट? ये इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कैसे है यहाँ पर? इनडायरेक्ट इसलिए है क्योंकि ये सेंटेंस असर्टिव है। असर्टिव सेंटेंस कहने का मतलब क्या है कि ये जो है ये स्टार्ट हुआ है गॉड से, गॉड यानी सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब है कि
इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि वो सेंटेंस जो होता है वो सीधा सीधा वर्ब से स्टार्ट होता है, तब उसको इम्पेरेटिव कहा जाता है। लेकिन ये असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए ये इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट है। इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट है भैया, तो यहाँ पर आपको ब्लेसेस नहीं लिखना होगा, सब्जेक्ट भला चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर वर्ब का हमेशा ओरिजिनल फॉर्म ही यूज होता है जो ब्लेस होता है। ठीक, तो यहाँ पर ब्लेस होगा। फिर लॉन्ग लिव्स आवर पीएम, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि आवर पीएम यहाँ पर भले है, लेकिन हम उनके लिए कामना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, या फिर प्रे कर रहे हैं, है ना। तो इनडायरेक्ट प्रे है। इनडायरेक्ट प्रे कैसे है? तो यहाँ पर सिंपल सी बात क्या है कि हम इनडायरेक्ट प्रे कर रहे हैं। अब कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आपका जो है इनडायरेक्ट कैसे पता चला? क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है, आवर पीएम। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू हमेशा अंडरस्टूड होता है, जिसको लिखा नहीं जाता, लेकिन आवर पीएम यहाँ पर सब्जेक्ट है, जिसको यहाँ पर लिखा गया है ना। तो लिखा गया है, तो सिंपल सी बात है कि ये इनडायरेक्ट आपका प्रे है ना। तो प्रे है इनडायरेक्ट, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ लिव्स नहीं होगा, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में होना चाहिए। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का मतलब कि सिंपली यहाँ पर लीव का इस्तेमाल होगा, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म यूज होगा। ठीक है, इसी तरीके से है कि गॉड सेव्स माई चाइल्ड, यहाँ पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, तो सेव्स नहीं होगा, यहाँ पर सिंपली सेव होगा। कैसे होगा? क्योंकि हम एक तरह से प्रे कर रहे हैं गॉड से प्रे कर रहे हैं, यानी असर्टिव सेंटेंस में पता चल गया गॉड से स्टार्ट हुआ है, ना कि वर्ब से। तो इनडायरेक्ट प्रे है, तो समझ जाएंगे कि उसको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में लिखना है। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का मतलब होता है कि सेव्स नहीं होगा, ये सेव होगा। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा अगर फास्ट बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोग भी फास्ट में पढ़ने की कोशिश करो ताकि आपका दिमाग इधर उधर ना भटके। एक स्लो मोशन में अगर आप पढ़ाई करते हो ना, तो होता है क्या कि दिमाग को टाइम मिल जाता है, एक गैप मिल जाता है आपको भटकाने के लिए। ठीक है, तो कोशिश करो कि इस स्पीड को मेंटेन रखो, और अगर एक बार में बात ना समझ में आई हो तो मुझे लगता है कि आप इसको अगर 2 बार 3 बार देख लोगे ना, तो आपके जहन में ऐसे ही बैठ जाएगा। मतलब जब भी चलते रास्ते में भी अगर किसी ने पूछ दिया तो आप बता पाओगे इस कॉन्सेप्ट को, यहाँ तक मुझे लगता है। इतने डिटेल में मैं बता दिया हूँ और इतने अच्छे से बता दिया हूँ। देख लो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ बोला द पब्लिक डिमांडेड दैट द रेपिस्ट हैंग्ड बी हैंग्ड या फिर हैंग्स। क्या होगा यहाँ पर? ये आपको बताना है ना। तो यहाँ पर आप बताओ क्या होगा। तो यहाँ पर है द पब्लिक डिमांडेड। अब ये इनडायरेक्ट डिमांड है। कैसे पता चला इनडायरेक्ट है? क्योंकि ये सेंटेंस असर्टिव है। कैसे पता चला कि असर्टिव है? क्योंकि ये सब्जेक्ट यहाँ पर द पब्लिक है, जो कि स्पष्ट है ना। अब यहाँ पर डिमांडेड वर्ड यूज हो गया है। अब फिर डिमांड वर्ड से भी आप कैच कर सकते थे कि यहाँ पर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का लगना है। अब यहाँ पर द रेपिस्ट है, मतलब सिंगुलर यहाँ पर सब्जेक्ट है ना, 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके हिसाब से तो यहाँ पर हैंग्स होना चाहिए था। अगर डिमांडेड को देखोगे तो टेंस के हिसाब से आपका हैंग्ड होना चाहिए था, है ना, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। ये सारे कुछ भी ना हैंग्स होगा, ना बी हैंग्ड होगा, ना हैंग्ड होगा। क्या होगा यहाँ पर? तो सिंपल सी बात है कि हैंग होगा। तो द पब्लिक डिमांडेड दैट द रेपिस्ट हैंग। देख रहे हो क्या कॉन्सेप्ट है, क्या नहीं है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि क्या होना चाहिए था। अब ज़रा बात करते हैं आगे, देख लो। अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्या है, देखो यहाँ पर गलती मैंने भी क्या किया। हैंग होगा क्या? यहाँ पर हैंग होगा क्या? नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि आपको पकड़ना चाहिए था यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और, कि ये सेंटेंस एक्टिव में है या फिर पैसिव में है। एक्टिव में है या पैसिव में है। कैसे पता चलेगा एक्टिव पैसिव? क्योंकि यहाँ पर आपको ढूंढना है कि रेपिस्ट के लिए जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो किसका हुआ है? हैंग का, मतलब फांसी लटकाने का। तो फांसी लटकाने का जो एक्शन है उसका सब्जेक्ट कौन है? तो रेपिस्ट है, द रेपिस्ट है। तो आप बताओ कि द रेपिस्ट हैंग का रिसीवर है या फिर डूअर है? तो रेपिस्ट किसी को फांसी देगा नहीं, उसी पर फांसी दिया जाने का काम होगा। यानी कि द रेपिस्ट जो है वो हैंग का रिसीवर है, और रिसीवर जैसे ही पता चल जाता है कि ये रिसीवर है, तो क्या समझ जाते हैं कि वो सेंटेंस जो है वो पैसिव में होता है। वो किस में होता है? पैसिव में, ना कि एक्टिव में, है ना। तो ये सेंटेंस आपका एक्टिव नहीं है, ये सेंटेंस आपका पैसिव में है। और पैसिव में जैसे है तो समझ जाते हैं कि जो भी यहाँ पर यूज होगा, क्या जो भी यहाँ पर वर्ब यूज होगा, तो उसके पहले हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? बी का ओरिजिनल फॉर्म। इज, आर, एम, वर, वॉज नहीं, बी का ओरिजिनल फॉर्म ये खुद ही बी होता है, इसलिए इसके साथ बी हैंग्ड होगा। बात को ज़रा समझो। क्यों? क्योंकि पैसिव में मैं एक कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि जब भी सेंटेंस पैसिव में हो तो वहाँ पर जो
ओरिजिनल फॉर्म यूज होता है वो बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट में पीछे बता चुका हूँ, आप जा करके पलट के देख सकते हो बैक करके। तो बी हैंग्ड होगा यहाँ पर क्योंकि पैसिव में है, और पैसिव में जो ओरिजिनल फॉर्म माना जाता है वो किसको माना जाता है? बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म को ओरिजिनल फॉर्म माना जाता है पैसिव सेंटेंस में, और ये सेंटेंस पैसिव है। कैसे पैसिव है? क्योंकि द रेपिस्ट जो है वो हैंग का डूअर नहीं है, वो रिसीवर है। डूअर रहता मतलब किसी को अगर फांसी देता तो वो एक्टिव में होता, लेकिन फांसी देने का काम रेपिस्ट पे हो रहा है, मतलब हैंग होने का एक्शन का जो रिसीवर है वो द रेपिस्ट खुद है, इसलिए वो पैसिव में है। और पैसिव में जैसे है तो वहाँ पर बी हैंग्ड का यूज होगा, यानी बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। ठीक, अब आगे जरा देखो, यहाँ पर है कि द सेम कॉन्सेप्ट पे है, द लेडी प्रेड टू द लॉर्ड बुद्धा। लेडी ने प्रेड किया लॉर्ड बुद्धा से कि उसका सन को क्या किया जाए? बचा लिया जाए, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट हर सन है, हर सन को किसी को रीस्टोर करेगा, अब फिर इसी को रीस्टोर करने की बात कहा जा रहा है। तो यहाँ पर ही हर सन जो है उसको ही बचाए जाने के बारे में यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है। मतलब हर सन जो है वो रीस्टोर का क्या है? वो रीस्टोर से ही लिखा ना, हाँ। तो रीस्टोर का ये रिसीवर है, यानी ये जो पार्ट सेंटेंस का है ये आपका पैसिव में है। पैसिव में है तो सिंपल सी बात है कि पैसिव में मैंने क्या बताया कि बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है ओरिजिनल फॉर्म। तो बी प्लस रीस्टोर्ड होगा, तो बी प्लस रीस्टोर्ड होगा, रीस्टोर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाना चाहिए यहाँ पे। तो बी स्टोर्ड यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। रीस्टोर भी नहीं, रीस्टोर्ड भी नहीं। समझ गया बात को? अब जरा देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि द वर्कर्स डिमांडेड दैट द करप्ट मैनेजर सस्पेंडेड, है ना। वर्कर्स ने डिमांड किया, अब डिमांड वर्ड जैसे आ गया तो पता चलना चाहिए कि सब्जेक्टिव मूड में होना चाहिए, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में, है ना। और ये इनडायरेक्ट डिमांड है। इनडायरेक्ट का कैसे पता चला? क्योंकि ये सेंटेंस द वर्कर से स्टार्ट हो रहा है, ना कि इंपेरेटिव सेंटेंस है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल होना चाहिए। अब यहाँ पर द करप्ट मैनेजर है, तो ये किसी को सस्पेंड कर रहा है या फिर इसी को सस्पेंड किया जाने की बात को कह रहा है। तो आप देखोगे कि द करप्ट मैनेजर को ही सस्पेंड करने की बात को कहा जा रहा है यहाँ पे। अब इसी को सस्पेंड किए जाने की बात है, मतलब यहाँ पर ये द करप्ट मैनेजर है वो सस्पेंड होने का रिसीवर है। तो इसका क्या पता चला कि ये सेंटेंस जो है वो पैसिव में है। मतलब द मैनेजर किसी को अगर सस्पेंड करता तो वो एक्टिव में हो जाता। एक्टिव में कैसे? क्योंकि वो तब तो डूअर हो जाता, लेकिन बोला जा रहा है कि नहीं, करप्ट मैनेजर किसी और को नहीं करेगा सस्पेंड, इसी को किया जाना चाहिए था सस्पेंड। तो अब ये पैसिव में आ गया क्योंकि ये रिसीवर है। अब जैसे पैसिव का पता चला तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए यहाँ पर। क्यों? क्योंकि बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यहाँ पर यूज होता है ओरिजिनल फॉर्म पैसिव सेंटेंस में। तो यहाँ पर क्या होगा? सस्पेंडेड, तो यहाँ पर बी का वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया ही है, तो इसके पहले वॉज होगा, इज होगा या फिर वर होगा। यहाँ पर नहीं, ये तीनों नहीं होगा, यहाँ पर बी होगा, क्योंकि बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए था पैसिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे नहीं लगता आप भूल पाओगे। अब आगे ज़रा देख लो यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है आई सजेस्ट दैट ही टेक्स रेगुलर मेडिसिन। अब यहाँ पर बता दो, सजेस्ट वर्ड आया है ना, मतलब एडवाइस दिया जा रहा है। एडवाइस देने का काम यहाँ पर डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? तो इनडायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस असर्टिव है। असर्टिव कैसे पता चला? क्योंकि आई वाला वर्ड यहाँ पर दे रखा है, जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट स्पष्ट है ना। सब्जेक्ट स्पष्ट है, इसलिए इनडायरेक्ट क्या है? एडवाइस है। इनडायरेक्ट एडवाइस का जैसे पता चल गया, आपको क्या समझना चाहिए? आपको समझना चाहिए कि वहाँ पर इस्तेमाल होगा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड ये कहता है कि सब्जेक्ट और टेंस कुछ भी हो, इसके साथ वर्ब का अपना ओरिजिनल फॉर्म आता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, तो ही के साथ टेक्स कैसे लगाओगे? यहाँ पर टेक होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट की बातें करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देख लो,
ये इट इज़ एसेंशियल, तो मैं बता दिया था कि इट इज़ एसेंशियल, इट इज़ इंपॉर्टेंट, ये सारे वर्ड अगर आपको देखने को मिल जाए। अच्छा, ये सारे वर्ड जो मैं लिस्ट दिया हूँ वो कैसे पता चला कि ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को बता रहा है? क्योंकि ये किसी नेसेसिटी की बात कह रहा है, किसी रिक्वायरमेंट की बात कह रहा है, जो हम लोग प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के डेफिनेशन में ही पढ़े थे, है ना, कि वो या तो किसी की नेसेसिटी की बात कहे, या तो किसी रिक्वायरमेंट की बात कहे, है ना, या फिर किसी इनडायरेक्ट एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, डिमांड या फिर प्रेयर की बात कहे। तो एसेंशियल वाला जो वर्ड है ये भी नेसेसिटी को शो करता है, इसलिए प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर जैसे पता चल गया कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की बात कह रहा है, तो समझ जाना है क्या कि चाहे यहाँ पर कुछ भी हो आपका सब्जेक्ट, यहाँ पर इस्तेमाल होगा किसका, ऐसा वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म में हो। तो इन्वेस्ट्स नहीं होगा, यहाँ पर सिंपली इन्वेस्ट होगा। ठीक, अब आगे देखो। अब पूरा मीनिंग अगर आप नहीं भी समझते तो क्या फ़र्क पड़ता है, ग्रामर के रूल आपको आखिर एग्जाम में क्यों पूछे जाते हैं, ताकि आपको रूल पता है या नहीं, आप इसका मीनिंग समझो या ना समझो वो अलग की बात है, इसके ट्रांसलेशन कर पाते हो कि नहीं वो अलग की बात है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप देख लेते हो कि एसेंशियल है, इट इज़ एसेंशियल समझ जाते हो, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में होना चाहिए। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का मतलब कि आवर गवर्नमेंट अगर है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो भी यहाँ पर इन्वेस्ट होना चाहिए, ना कि इन्वेस्ट। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में होना चाहिए था। तो ये ग्रामर के रूल अगर आप इंप्लीमेंट कर पाते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इसके मीनिंग समझ रहे हो या नहीं। वहाँ पर बैठ करके मीनिंग समझने लगोगे ना, और जितना कम टाइम होता है, 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके मेंस के एग्जाम में, सीजीएल और सीपीओ में। 200 क्वेश्चन में सबका ट्रांसलेशन करते फिरोगे ना, तो एक पैसेज का ट्रांसलेशन करते करते आपका टाइम चला जाएगा। इसलिए आपको उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है ट्रांसलेशन के ऊपर। देख लो अब यहाँ इन एंशियंट टाइम इट वॉज एसेंशियल। अब देखो इट वॉज एसेंशियल आ गया, एसेंशियल वर्ड आ गया, तो समझ जाएंगे कि इसके बाद आने वाला वर्ब जो भी होगा वो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में होना चाहिए। अब प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या कहता है कि चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, टेंस कोई भी हो, वहाँ पर जो भी यूज होगा आपका वर्ब वो यूज होगा अपने ओरिजिनल फॉर्म में। तो यहाँ पर दैट, द वाइफ आपका सिंगुलर है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसके हिसाब से आपका बर्न्ट, बर्न्स जो भी कह सकते हो। एंशियंट टाइम की बात करें तो ये पास्ट में दिया हुआ है, तो आपको लग रहा होगा कि टेंस अगर रहता तो ये पास्ट में करेक्ट था, लेकिन यहाँ टेंस तो है नहीं। क्यों? क्योंकि इट इज़ एसेंशियल, इट वाज एसेंशियल की बात कह रहा है, मतलब ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में होना चाहिए था, ना कि आपका टेंस में। तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में कहता है कि द वाइफ के लिए भी यहाँ पर बर्न यूज होगा, ओरिजिनल फॉर्म में यूज होगा। यहाँ पर बर्न नहीं, बर्न्स होगा, बर्न होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या है, इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो ये भी लिस्ट में मैं बता चुका हूँ कि इट इज़ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किसी नेसेसिटी की बात को कह रहा होता है, रिक्वायरमेंट की बात कह रहा होता है। तो यहाँ भी आपका प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर यू है तो यू आर प्रेजेंट इन द मीटिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल होगा। तो यू जो है इसके साथ वर्ब है आर, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या होना चाहिए, इसका जो वर्ब होगा वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होगा। तो आर का ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है, बी होता है। बी का ये डिराइव्ड फॉर्म होता है इज, आर, एम, वॉज, वर, है ना। लेकिन यहाँ पर बी डायरेक्टली यूज होगा, तो यू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग होगा, यू बी प्रेजेंट होगा, ना कि आर प्रेजेंट। ठीक है, इसी तरीके से आपका आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई कर लो आप लोग। वी आर हैप्पी टू रिकमेंड। अब रिकमेंड वर्ड यूज हुआ है, उस लिस्ट में रिकमेंड को भी मैं दिया हूँ, है ना। तो रिकमेंड जैसे आ गया, समझ जाएंगे कि आगे जो भी चीज़ आने वाला है, जो भी वर्ब आने वाला है, वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं लगेगा, टेंस के हिसाब से नहीं लगेगा, वो सिंपल अपने ओरिजिनल फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर ही इज़ अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट, तो यहाँ पर ही के साथ कौन सा वर्ब आया है, ईज आया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्या होना चाहिए, ईज का ओरिजिनल फॉर्म होना चाहिए, ओरिजिनल फॉर्म इसका बी होता है, इसलिए यहाँ पर ईज नहीं, यहाँ पर बी का इस्तेमाल होना चाहिए था। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट को मैं डील कर दिया हूँ। मुझे लगता है कि दुनिया के कोई भी क्वेश्चन अगर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड से आपको दे दिया जाए तो आप सिंपल सी बात है कि समझ पाओगे, टेंस और मूड के बीच डिफ्रेंशिएट कर पाओगे एग्जाम में, और तुरंत समझ पाओगे कि यहाँ पर टेंस का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब अग्रीमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसका भी इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल होगा। कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये आप बखूबी समझ चुके हो। नहीं समझ पाए हो, कोई चीज़ें अधूरी रह गई हो आपके दिमाग में, आप क्या करोगे, सिंपली इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दोगे, एक दो बार और देख लेना, और जितने भी क्वेश्चन मैं दिया हूँ इस पीडीएफ में सबकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार खुद से ही, और मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा आपके ग्रुप में। ठीक है, और आज मैं घर निकल रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। पिछले रात को पार्टी शार्टी की वजह से थोड़ा सा मैं ज़्यादा व्यस्त हो गया था। और दूसरी बात है कि जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है ना, मैं लंबी लंबी वीडियो दूंगा आप लोगों के लिए, और कंप्लीट दूंगा यार। आप लोग ट्रस्ट किए हो तो ट्रस्ट को टूटने नहीं दूंगा, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और आप लोगों के ऊपर ध्यान ही नहीं है। मुझे यूट्यूब के इनकम के ऊपर तो जाना ही नहीं है, अपने प्रॉमिस के ऊपर जाना है कि भैया जो मैं बोला हूँ वो कम से कम कर दिखाऊँ। और
बहुत कुछ सिखाऊं, ये कहने का मतलब है। तन्मय दास एक जो स्टूडेंट थे, वो अगर नहीं बोलते ना कि आप टेंस और वर्ब से स्टार्ट करो या फिर डिफ़िकल्ट टॉपिक से स्टार्ट करो, तो मैं वही नाउन प्रोनाउन ये सब से स्टार्ट किया रहता। और वो क्या होता है उसमें कि सिंपल सी बात है कि उसमें समझना कम होता है, रट्टा ज़्यादा मारना होता है। जैसे नाउन आप पढ़ते हो तो नंबर, केस, ये सब जो पढ़ते हो, तो जेंडर वगैरह, वो सब रट्टा मारने वाली चीज़ें, थोड़ा बहुत आपको रट्टा मारना ही होगा। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट तो इसमें छुपा है, टेंस में, मूड्स में, कंडीशनल में, और फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में और फिर वॉइस में। तो इस पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट को सीखो, और एग्ज़ाम में इसी के बेस्ट ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन अगर पूछ देते तो हर कोई टॉप कर जाता नहीं, है ना। तो आपको एक अलग तरीके से मेहनत करना होगा, एक अलग टीचर से पढ़ने की ज़रूरत है, और बिल्कुल ही स्टैंडर्ड तरीके से आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ये मेरा कहने का मतलब है। और मुझे लगता है कि आप पीएचडी भी करोगे ना, तो ये कॉन्सेप्ट आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी बात हो इससे रिलेटेड, आज के टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वैसे मैंने मना किया हुआ था फर्स्ट क्लास में कि जब तक टेंस कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक मूड्स कंप्लीट नहीं होता, जब तक कंडीशनल कंप्लीट नहीं होता, तो आप क्वेश्चन पूछोगे तो कोई ना कोई बातें अधूरी रह जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक, क्योंकि आज का मेजर टॉपिक जो था वो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड ही था। तो कॉन्सेप्ट को आप लोग बार बार देखो, बार बार समझो, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करो। और ये इसका पीडीएफ में दे दूंगा ग्रुप में। तो चलिए, बहुत कुछ सीखे आज, मुझे मोटिवेट करो आप लोग, इस वीडियो को लाइक भी करो। और फर्स्ट वीडियो में जो दिया था आप लोगों को प्राइवेट करके, तो मैंने देखा कि भाई वहाँ पर किसी ने डिसलाइक कर दिया। तो डिसलाइक देखो, आप लोग ना जो फ़ोन करके बोलते हैं ना, गालियाँ देते हो कि यार सर आप इतने मेहनत करते हो, किसी ने डिसलाइक कर दिया। मैं सच्चाई बताता हूँ, किसी से मिस्टेक से भी डिसलाइक पे क्लिक हो जाता है। मेरे से खुद, मेरे ही वीडियो में एक बार हुआ था, तो मैं गौर किया कि यार ये कैसे हो गया। तो किसी से मिस्टेक से होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा डिसलाइक कर रहा है दिल से, है ना। तो ये अलग की बात होती है। तो आप लोग लाइक भी करो, और शेयर तो करना नहीं है, क्योंकि आप शेयर कर भी नहीं पाओगे। शेयर करोगे तो खुद ही ब्लॉक हो जाओगे, है ना, ये तो मैं बता चुका हूँ। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।